साथ हैं हम और आज से हम शुरुआत कर रहे हैं रिवीजन क्लासेस की। रिवीजन क्लासेस, जी हाँ, सिलेबस को बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक बार कंक्लूड कर चुके हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू रिकैप। चलिए हम एक बार फिर से उसको देख रहे हैं, दोबारा जुगाली कर रहे हैं और अच्छे से पॉइंट हमने पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे, देखेंगे, अध्ययन करेंगे, क्वेश्चंस के माध्यम से थ्योरी का भी पुनरावलोकन करेंगे। आई एम गोइंग टू रिविजिट द थ्योरी बट थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगा, आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे। एक तरह से सॉल्व विद अस जैसी सीरीज आप मानिए से। इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जैसे आज का जो सेशन है, हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जहां से शुरू कर रहे हैं, यहां से शुरू करके आगे तक हमारा मेन लक्ष्य क्या है? एक, हमारे साथ साथ आप सॉल्व करें, अपनी स्पीड को हमारे साथ मैच करें। दूसरा, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करें। कभी कभी ऐसा होता है कि पुराने चैप्टर थोड़े भूलने लग जाते हैं, हम उसको रिवाइज करना पड़ता है, उस सब आप हमारे साथ करें, इसलिए हम ये कर रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या थी? डेल्टन महाराज ने कहा था कि एटम्स या ऑल द मैटर इज कंप्राइज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो उन्होंने कहा था कि सबसे छोटे, जैसे इस तरह से ईंटें जोड़-जोड़ मकान बनता है, वैसे ही बहुत छोटे मोस्ट पार्टिकल्स को जोड़-जोड़ कर सारा संसार बना है, और ये जो छोटे मोस्ट पार्टिकल है ये इनडिविजिबल है, आप इसको फर्दर तोड़ नहीं सकते। डेल्टन महाराज की कल्पना थी। पूछा है लिमिटेशन क्या थी, क्या कमी थी डेल्टन महाराज की थ्योरी में? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस इससे एक्सप्लेन नहीं हो सकता था, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इससे एक्सप्लेन नहीं हो सकता था, या इट डिड नॉट अकाउंट फॉर आइसोटोप्स, या नन ऑफ द अबव। पर डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी में लॉजिक बहुत सारे थे, है ना? अगर आप वर्क करें, जी हां, क्या पहली बात तो ये, जैसे ही प्रूव हुआ कि न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एटम को तोड़कर निकलते हैं, तो सबसे बड़ा डिफेक्ट यही था कि वो स्मॉलेस्ट है एटम और नहीं इनडिविजिबल है। तो जो सबसे बड़ी लिमिटेशन डेल्टन एटॉमिक थ्योरी की थी वो यही थी कि साधारण कंडीशंस में एटम डिवाइड नहीं होता, ये सच है, लेकिन असाधारण कंडीशंस में तो स्प्लिट हो जाता है। अगर आप न्यूक्लियस को स्प्लिट करने की बात करते हैं और अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के लेन-देन की बात करते हैं, तब तो वो हर केमिकल रिएक्शन में लेन-देन होता ही है। तो इनडिविजिबल है एटम, ऐसा कहना तो बहुत वैसे भी गलत था, पर फिर भी अच्छा, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन थे, ऑप्शंस भी आ गए हैं, इनके इन सभी हिसाब किताब है क्या? देखिए, ध्यान रखिएगा, सिर्फ क्वेश्चंस नहीं, हमने कहा था क्वेश्चंस के माध्यम से हम थ्योरी को रिवाइज करा रहे हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को भी। लॉ ऑफ कांस्टेंट क्वेश्चन क्या था कि अगर कोई, जैसे मान लीजिए H2O है, अगर कोई सब्सटेंस है, हां जी, तो कोई भी कंपाउंड एक निश्चित रेशियो ऑफ एलिमेंट्स से बना है। क्योंकि डेल्टन महाराज ने एटम्स डिफाइन करे, एटम्स डिफाइन करके एलिमेंट डिफाइन करे कि जिसमें एक तरह के एटम वो एक एलिमेंट है, और अलग-अलग तरह के एलिमेंट्स अगर एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं, अगर एक फिक्स्ड रेशियो में जुड़ते हैं, तो बनते हैं कंपाउंड। जी हां, तब बनते हैं कंपाउंड। तो जैसे H2O बना है, हां जी, तो इसमें दो एटम है हाइड्रोजन के, एक एटम ऑक्सीजन का, तो एक निश्चित मास हाइड्रोजन का एक निश्चित मास ऑफ ऑक्सीजन से जुड़ेगा। ऐसा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और अगर ये H2O आप कहीं से भी ले आए, समुद्र से लाए, गंगा जी से लाए, चंद्रमा से पानी ले आए, मंगल ग्रह पे पानी खोज रहे वहां से ले आए, हर जगह पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो सेम रहेगा। ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो क्या इसका कोई विरोध है डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी से? नॉट रियली। आई मीन, ये तो कंसिस्टेंट बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, है ना? और केमिकल रिएक्शन के पहले टोटल जितना मास था, केमिकल रिएक्शन के बाद भी टोटल उतना ही मास होगा। ये इस चीज का डेल्टन एटॉमिक थ्योरी से कोई विरोध है? इसका कोई विरोध नहीं है। इट डज नॉट अकाउंट फॉर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स तो बहुत बाद में आए, मतलब समझ में लोगों को आइसोटोप्स बहुत बाद में आए, लेकिन वैसे अगर आप देखें जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस है वो तो तबाह होने लग गया था किससे? डेल्टन एटॉमिक ये आइसोटोप्स की एक्जिस्टेंस से। क्यों? क्योंकि जैसे ड्यूटेरियम है, ये ट्रिटियम है, लगती तो बिल्कुल हाइड्रोजन जैसी है, इनके केमिकल रिएक्शन सारे हाइड्रोजन जैसे होते हैं। तो ड्यूटेरियम तो ऐसा लगता है जैसे हाइड्रोजन जैसी है पर हाइड्रोजन से भारी है। तो दो तरह की हाइड्रोजन लगती है, एक हल्की वाली हाइड्रोजन और दूसरी भारी वाली हाइड्रोजन यानी ड्यूटेरियम। तो आप देखें तो इसमें जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस हो गए थे वो गड़बड़ा गए। क्यों? क्योंकि पहले लोगों को पता ही नहीं था कि जिसको हाइड्रोजन मान रहे हैं वास्तव में उसका कुछ अंश हाइड्रोजन है और कुछ अंश एक दूसरी चीज है, एक दूसरा आइसोटोप है जिसका नाम ड्यूटेरियम है। अच्छा, तो एक्चुअली जो गड़बड़ हुई थी वो तो इन्हीं सब में हो गई थी कि आइसोटोप्स कहां से आएंगे, क्योंकि एटम्स तो अगेन डेल्टन के लिए फंडामेंटल यूनिट है, उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता था। आज जब हम आइसोटोप्स को समझते हैं तो हम जानते हैं कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स रख कर दो आइसोटोप बन जाते हैं, पर डेल्टन के तो न्यूक्लियस का कांसेप्ट भी तो उनके एटम सबसे छोटी मोस्ट यूनिट थी, तो आइसोटोप्स के कांसेप्ट तो डेल्टन के एटॉमिक थ्योरी में आ ही नहीं सकते थे। तो इट डज नॉट अकाउंट फॉर आइसोटोप्स, यस बिल्कुल, और ये एक लिमिटेशन है, अवश्य ये जरूर लिमिटेशन है किसकी? डेल्टन एटॉमिक थ्योरी की। बेसिक थ्योरी है, आई मीन आनी चाहिए आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेस्ड है एम्पिरिकल फार्मूला के कांसेप्ट पे। The percentage of hydrogen in water and hydrogen peroxide is इतना and इतना परसेंट respectively. This illustrates the law of, oh my god, नहीं, ये सब नहीं तो कुछ और बढ़ता है उससे, है ना? आप देखें हाइड्रोजन की परसेंटेज है 11.2 और 5.94, हाँ जी। तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब अगर आप ये देखें 11.2 और इसको अगर हाफ करें या कुछ इसमें 5.9 और 11.2 में कुछ रेशियो निकालना चाहे तो कुछ निकाल सकते हैं क्या? लोग कह रहे हैं कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, सोच सकते हैं इसके बारे में ना। अगर इसमें हाइड्रोजन की परसेंटेज है इतनी, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी होगी? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल लीजिए। और लॉ अगर आप देखें, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, वैसे तो परसेंटेज नहीं पता हो, आपको सिंपली पता हो कि पानी का फार्मूला होता है H2O और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का होता है H2O2, तो एक ही एलिमेंट है ऑक्सीजन और वो अलग-अलग रेशियो में कंबाइन कर रही है हाइड्रोजन से, तो ये और कुछ नहीं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। अगर एक से ज्यादा तरह की वैलेंसीज दिखा रही है कोई चीज या अलग-अलग रेशियोज में किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन कर रही है, तो स्ट्रेट लक्षण होता है किसका? मल्टीपल प्रोपोर्शन का। आप चाहे तो सीधे टिक कर सकते हैं मल्टीपल प्रोपोर्शंस। जैसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्या था, याद है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस एक्जेक्टली क्या था? कांस्टेंट प्रोपोर्शंस कहता था कि अगर दो एलिमेंट जैसे H और O कंबाइन कर रहे हैं, देन दे मस्ट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो, ठीक है। और अगर मल्टीपल प्रोपोर्शन है तो उसमें ये था कि इफ टू एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर ये कंबाइन कर रहे हैं और अगर ये एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, जैसे H और O कंबाइन करते हैं तो H2O भी बना सकते हैं, H2O भी बना सकते हैं, अच्छी बात है। तो एक फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन से जो अलग-अलग मासेस ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं, वो सिंपल इंटीजर रेशियोज में होंगी। क्या? एक फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन से जो अलग-अलग मासेस ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं, तो दोस मासेस, मान लीजिए अगर हमने 1 ग्राम हाइड्रोजन ली, तो उससे जितनी ऑक्सीजन कंबाइन कर रही है H2O में और जितनी कंबाइन कर रही है H2O2 में, अगर उनके मासेस है M1 और M2, तो ये एक फिक्स्ड रेशियो में होंगे। हैं? ऐसा? हां। कैसे बताओ जरा, कहां करके बताओ? यहां करके बताता हूं। आप देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है, एक है पानी और एक है H2O2, ठीक। शॉर्टकट में फॉर्मूला सीधे लिख दिया मैंने, लेकिन नाम लिखा तो अच्छा इमोशनली अच्छा होता है। हाइड्रोजन की परसेंटेज बोलिए, मान लीजिए 100 ग्राम्स में 11.2% और यहाँ पर है 5.94%, तो बाकी बचा वो क्या? 12 और 8 इतने परसेंट ऑक्सीजन है और यहाँ पे 94.06% ऑक्सीजन है, ठीक है। एक काम करें, 11.2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ एक में कंबाइन करती है 88.8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। दोस्तों क्या मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि 5.94 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे कितनी ऑक्सीजन? 5.94 into 88.8 upon 11.2, कितने ग्राम ऑक्सीजन? तो पानी के लिए तो आ गया कि
अगर पानी में होते 5.94 ग्राम हाइड्रोजन के, तो इतने ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करती, ये है M1। और ये 5.94 ग्राम के साथ हमें पता है 94.06 ग्राम कंबाइन करके ऑक्सीजन H2O2 में, तो ये है M2। और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि M1 और M2 ये होने चाहिए किसमें, सिंपल इंटीजर रेशियो में। निकाल के देख लेते हैं कितना जाएगा, 5.94 into 88.8 अपॉन 11. बहुत ही गिनौनी कैलकुलेशन है, into 94.06। रक्षा कर रखो, ऐसे निकाल के देखिए। हे भगवान, ये कितना जाएगा? I mean, it is a matter of lovely and very loving calculations, may or may not, whatever, I know, and this comes out to be, let's try this out, it's a challenging calculation nonetheless। और वैसे अपेक्षा क्या है, कितना जाएगा? H2 के साथ O, H2 के साथ H2O2, एक क्रूड कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेशन के साथ एक बार करके देखते हैं क्या आएगा। 88 और 94 लगभग बराबर है, किसी बात करते हैं लगभग बराबर है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आप 94 को थोड़ा सा कम कर दूं तो 88 हो जाएगा। 88 94 में लगभग 5.2 का अंतर है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं कम करूं, इसको थोड़ा सा बढ़ा लूं, ये 5.94 अपॉन 11.2 से थोड़ा सा ज्यादा, वैसे 5.94 into 2 कितना होता है, 492 से 18 11.8, ये 11.2 है। क्या मैं इसे बढ़ा लूं, थोड़ा सा 11.8 करूं चलेगा, 11.84, ऐसे कैसे मान लो करना चाहो तो 5.94 11.8 80 ऐसा करो 11.9। तो इसको थोड़ा सा बढ़ाया और इसको थोड़ा सा घटाया, तो ऐसे कैसे तो रफ कर रहा हूं, फाइनल नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे एक चीज पता है ना, रेशियो तो कैसे आना है ना, करके देखो ये रहेगा बड़ा पॉइंट, सिंपल इंटीजर रेशियो। मैं एग्जाम में ट्रिक के तरीके से करके दिखा रहा हूं आपको, अदरवाइज आपकी श्रद्धा है तो इतनी गिनौनी कैलकुलेशन आप कर लो, एग्जाम तो कैलकुलेटर में नहीं करोगे कैसे, है ना। तो रेशियो वाला 1/2, तो ये सिंपल इंटीजर रेशियो है। तो ये क्या इलस्ट्रेट करता है, ये इलस्ट्रेट करता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। आप जैसे H2 H2 देखते हैं, आप डायरेक्ट कर सकते थे, आपको न्यूमेरिकली करना है तो करने का तरीका बताया और साथ में दिखा दिया, कैलकुलेशन बहुत गिनौनी थी। आप चाहो तो कैलकुलेशन कैसे शॉर्टकट कर सकते हो ये भी दिखा दिया, और फिर श्रद्धा हो तो पूरी करके देख लो जैसे आप चाहो, राइट। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। और क्लियर करा लो, सिर्फ क्वेश्चन नहीं करा रहा, क्वेश्चन के माध्यम से सारी चीजें रिवाइज भी करा रहा हूं, ताकि अगर कुछ छूट गया है, कुछ दिमाग से निकल गया है तो सब आ जाए वापस। आप देखो ऑप्शंस में अगर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस में सब बोल दी, ताकि सब याद आ जाए, ठीक है ना। ठीक है, चल व्हाट इज द वेट, और ध्यान रखना हमारी केमिस्ट्री में वेट और मास सेम होते हैं, उसे मास को ही वेट बोलते हैं, बेशक से फिजिक्स वाले बड़ा इसमें इमोशनल हो जाते हैं, वी डोंट केयर। व्हाट इज द वेट ऑफ 3.01 into 10 to 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। एक फार्मूला याद है हमें, क्या, नंबर ऑफ मोल्स n is n upon na, संख्या divided by Avogadro's number 6.02 into 10 to 23 हाफ। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स हाफ है, जी हाँ, नंबर ऑफ मोल्स हाफ है, किसके, अमोनिया की, हाफ मोल अमोनिया है, ठीक है। और अमोनिया होती है NH3, 14 + 3 into 1 is 17 ग्राम्स पर मोल। ये एटॉमिक मास या N और H का जिससे हमने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया है, तो ये मोलर मास है अमोनिया का। तो मास कितना होता है, मास इज नंबर ऑफ मोल्स n मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास m। नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 17 ग्राम्स पर मोल into हाफ मोल, 8.5 ग्राम। अच्छा, 8.5 ग्राम है, जी हाँ, 8.5 ग्राम्स अमोनिया के हैं। दो छोटे छोटे फॉर्मूले, मोल्स बराबर है n upon na और नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मास बाय मोलर मास के। इन दो फॉर्मूले को यूज करके मैंने इसे सॉल्व किया है। खुश तो हैं हम? अरे बहुत खुश हैं जी, ठीक है। Which of the following will have maximum mass? वजन किसका होगा सबसे ज्यादा? आइए देखते हैं किसका कैसा है वादा। 40 ग्राम आयरन दिख रहा है, 40 ग्राम आयरन, 1.2 ग्राम एटम। ग्राम एटम बड़ा मजेदार शब्द है, इसका मतलब होता है मोल्स ऑफ एटम्स, ये मतलब होता है इसका। तो 1.2 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, इसका मतलब है 1.2 मोल्स ऑफ n एटम्स। और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 14, तो 14 into 1.2 इतने जितना भी आएगा, 14 12 140 और 10 और 2 कितना हुआ, 28 168, तो 116.8 ग्राम्स। ये ज्यादा है, 40 ग्राम ज्यादा है, तो ये तो आउट हो गया। फिर बोला है 1 into 10 to 23 एटम्स ऑफ कार्बन, ये तो पुराने क्वेश्चन जैसा है। 1 into 10 to 23 एटम्स का मतलब हुआ 1 into 10 to 23 upon 6.02 into 10 to 23 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, which is 1.6.02, ठीक। इतने मोल कार्बन एटम्स के, इतने ग्राम्स ऑफ कार्बन एटम्स हैं, मोलर एटॉमिक मास मल्टीप्लाई करके 12 ग्राम्स पर मोल, तो लगभग 2 ग्राम आ जाएगा कार्बन, तो बहुत ही कम है। फिर बोला है 1.12 लीटर्स ऑफ O2 एट STP, लीटर्स ऑफ O2, और 22.4 लीटर्स ऑफ O2 एट STP होती थी 1 मोल, तो 1.12 लीटर ऑफ O2 एट STP कितनी हो जाएगी, 1.12, ठीक है, into 1 मोल अपॉन 22.4, which is 1/20 moles corresponds to 1/20 into 32, 1.6 ग्राम्स। इससे घटिया क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो सबसे कम है O2 का मास, उससे ज्यादा है कार्बन का, उससे ज्यादा है नाइट्रोजन का, सारे 4 से अच्छा 40 ग्राम आयरन हमारा। लोहा लेंगे हम, मैक्सिमम वजन है लोहे का, दैट्स इट, राइट, देयर वी आर। सब कुछ कैलकुलेट किया, शॉर्टकट नहीं था क्या, बता दूं, 40 ग्राम में तो कैलकुलेट करना था, डायरेक्ट वेट था। अब किसी ने कहा 1.2 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, ग्राम एटम का मुझे मतलब पता चाहिए कि तो ये 1 ग्राम एटम का मतलब होता है 1 मोल ऑफ एटम्स, है ना। नाइट्रोजन थी, अपने को पता है एटॉमिक मास 14 है, 1.2 है, तो 14 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, भले आप मल्टीप्लाई ना करें, पर दुगना तो नहीं होगा, दुगना में जाता तो 14 to 28 होता। 40 ग्राम तो पहले बढ़े ना, घर में पहले 40 ग्राम है, तो 28 ग्राम की होती नाइट्रोजन, तो भी कम पड़ती, तो 1.2 तो और भी कमी होगी, तो आउट है। फिर जैसे देखिए 10 to 23 एटम, मतलब 6 पॉइंट कुछ into 10 to 23 एटम होता तो 1 मोल होता, और 1 मोल कार्बन भी 12 ग्राम ही होता, वो 12 ग्राम होता है तो 1 मोल से भी कम है, तो 12 ग्राम से कम है, आउट। 1.12 लीटर 22.4 लीटर का होता 1 मोल, तो 2.24 का होता 0.1, उसका आधा 1.12 का है 0.05 मोल, आधा मतलब 0.1 का भी आधा 0.05 मोल, 1/20 मोल है O2 के। 1 मोल भी होता तो 32 ग्राम होती, 40 ग्राम से कम होती, उससे कम है तो निश्चित कम है, 12 कौन कैलकुलेट डिवाइड मल्टीप्लाई कर छोड़, इज द आंसर डायरेक्ट, मोटा मोटा कैलकुलेशन करके जाते, एक कट आंसर था, बहुत मजेदार, राइट, ठीक है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ वाटर वेपर्स एट STP। 1 ml पानी की भाप है सर टापा STP पर, कैसे करेंगे। 22.4 लीटर में होता है भैया 1 मोल, तो 1 मिलीलीटर में होंगे भाई कितने मोल हैं, हां कितने मोल बताओ, 1 ml into 1 मोल अपॉन 22.4 लीटर, लीटर काट दो, 1/22.4 मिली बच गया है, छोड़ मत देना, मिली मोल, मिली होता है मल्टीप्लाइड बाय 10 to -3, बस इतना ही है। कितने मिली मोल होंगे, और 1 मोल में होते थे 6.02 into 10 to 23 मॉलिक्यूल्स,
तो 1/22.4 मिलीमोल यानी कि इतने मोल में होंगे कितने 10⁻³ 6.02 into 10⁻23 molecules। O3 ऐसा है जी हाँ। कितना हो जाएगा कितना कैलकुलेशन है अपने पास कैलकुलेशन करना है आज ऑप्शन एबीसीडी को कमाते हैं देखो पावर देखो पहले ये हो जाएगा 6.02 into 10⁻20/22.4 ये आ गया बाबू। अब तुम ये देखो ये जो संख्या है ये तो 1 से कम है। हाँ जी तो एक काम करो इसको कर लो 60.2/22.4 into 10 की पावर 19 पावर एक कम कर लो और इधर 10 बढ़ा लो ठीक है तो 10 की पावर 19 आ रही तो -19 तो कट गया बकवास है तो और मॉलिक्यूल्स का -19 कैसे मॉलिक्यूल कम से कम एक बार से कम थोड़ा हो जाएगा नॉनसेंस है तो बी और पहले नॉनसेंस है। अब बच गया ए और डी 1.6 या 2.6 आए बस इतना ही देखना है। ओ ये कैसे देखें हम आओ देख लेते हैं 22 ये है 60/22। अब तो ये बताओ 22 का 2 सा कितना होता है 44 और 3 सा कितना होता है 66। तो अगर ये 2 पॉइंट कुछ होगा ना 2 सा 44 कम है 60 से और 3 सा 66 ये 60 से ज्यादा मैंने 0.4 को छोड़ दिया बाहर 22 लिख लिया ठीक है ना। तो ये पक्का है कि 60.2 जो न्यूमरेटर है वो 22.4 के डबल से ज्यादा है और ट्रिपल से कम है तो जो आंसर आएगा वो 2 पॉइंट कुछ आएगा। तो क्या ये 2 पॉइंट ये 2 पॉइंट यस तो ये आंसर है कैलकुलेट करता है डी आंसर बस हो गया बिल्कुल शानदार टनाटन। आप देखें एबीसी ऑप्शन ये तो कौन करेगा कैलकुलेशन धागा धागा सही आंसर मार करना है अपने को तो राइट चलिए आगे चलते हैं। सिर्फ क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं ट्रिक्स फटाफट कॉमन सेंस से कैसे मार करते हैं सब बताते चलेंगे आपको। ये क्वेश्चन करिए हमारे साथ अगला वाला अ कंपाउंड कंटेन्स इतना परसेंट ऑक्सीजन इतना परसेंट नाइट्रोजन एंड इट्स मोलेक्युलर वेट इज 92 मोलेक्युलर फॉर्मूला कंपाउंड इज। तुम ये देखो मोलर मास 92 बोला है तो पहले तो इनको जोड़ के देख लो 92 है किसमें N2O 14 2 नाइट्रोजन होती है 14 ऑक्सीजन होती है 16 N और O हो गए 30 30 और 14 कितना हो गया 44। तो मोलर मास ही 44 है जिसका वो तो आउट हो गई। NO2 भी 92 तो नहीं पहुंचने वाले क्यों क्योंकि ऑक्सीजन कितनी है 16 16 48 तो 46 ये है ये भी आउट हो गई। N2O4 46 तो 92 ये है और ये कितनी हो गई N2O5 N2O5 हो गई 16 और जोड़ लो 180 108। बहुत वेरी आंसर कितना सही आंसर है। अरे यहां इतने परसेंट ऑक्सीजन इतने परसेंट नाइट्रोजन थी हम तो एम्पिरिकल फार्मूला निकालना चाह रहे थे जरूरत ही नहीं है क्यों जब एबीसीडी ऑप्शन दे दिए एम्पिरिकल फार्मूला तो बहुत लंबी पपून के बाद निकलता तो डायरेक्ट मोलर मास जोड़ के देखिए एबीसीडी ऑप्शन में बहुत आसान है सीधे आंसर आ गया। अच्छा ये तो सही है अरे बहुत सही है लेकिन हम तो सोच रहे थे आप एम्पिरिकल फार्मूला निकालना चाहेंगे बता देता हूं लेकिन इस प्रश्न में उसकी जरूरत नहीं है। कई बार क्वेश्चन ऐसे ही मजे से जाते हैं। हां मैं मेथड की रिवीजन करा रहा हूं इसलिए बताता हूं कितना 69.5 30.5 69.5 और 30.5% क्या क्या ये एक थी नाइट्रोजन और एक थी ऑक्सीजन ठीक है ये ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन। परसेंटेज का क्या मतलब होता है कि भाई 100 ग्राम अगर है तो 100 ग्राम में से और टोटल कितना है कितनी होंगी दोनों मास तो मोल निकालते हैं मोल निकाल ले तो एटॉमिक मास कितना है 16 और 14 तो मोल्स कितने हैं m/a 69.5/16 30.5/14 कितना हो गया 16 4 64 छी गंदा 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 जो भी आएगा मोल और अपने को एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है तो मोल रेशियो निकालना होगा ऐसा है जी ऐसा। चलो कैलकुलेट देखते हैं कैलकुलेशन तो प्रेजेंट है देखिए है ना 64 4 64 5.5 5.5 16 2 16 3 48 16 3 48 ठीक है 48 और 55 कितना फर्क आया 0.7 का ठीक है 16 4 64 64 5 6 64 और 77 और ये 70 था 60 16 वही 3 4 3 ऐसे रिपीट होता जा रहा है ठीक है जो भी एक्टर पिक्चर महाराज जी कितने आ रहे हैं 14 2 28 20 30 25 14 1 14 25 11 115 का मतलब हुआ नाउ 14 7 सा 98 हां या 8 सा कर लो 112 30 बचेगा फिर 30 बचा 14 1 14 ऐसे जाएगा ये जिंदगी है ऐसे ही है। अच्छा तो ये आ गए मोल्स लंबा गिनौना काम है। अब रेशियो निकालने को बोलेंगे लोग कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है क्या तो ये 1 और ये आएगा 4.3434 डिवाइडेड बाय 2.1818 भाई अब क्या करें वेल देखो क्या होगा 18 2 से कितना होता है 36 एक बार डिवाइड में चेक कर लो 4 या 6 है 6 आ जाए तो बढ़िया एकदम 2 से चला जाएगा प्यार से 16 4 से 64 55 16 3 से 48 48 और 70 हां 16 4 70 सही है 70 से 2 64 है तो सही जो भी है ना तो लगभग कितना हो जाएगा ये काटो ये लगभग 2 है इंटीग्रेट करना है तो 2 करेंगे। अच्छा तो इसका मतलब एम्पिरिकल फार्मूला आ गया n अगर 1 है तो O2 है यानी NO2। इस तरह से क्या करते हैं आप देखो मास लिखते हैं एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं तो मोल्स आ जाते हैं तो मोलों का रेशियो लेते हैं तो जो रेशियो लेते हैं उससे आता है एम्पिरिकल फार्मूला राइट। तो एम्पिरिकल फार्मूला वेट निकालते हैं एम्पिरिकल फार्मूला वेट हो गया 14 + 32 कितना हो गया 46 और मोल का फार्मूला क्या है मोल फार्मूला इज एम्पिरिकल फार्मूला n टाइम्स तो मोलर मास इज एम्पिरिकल फार्मूला मास इनटू n व्हिच इज 46 इनटू n और इधर का 92 तो n की वैल्यू हो जाएगी 2 तो मोल का फार्मूला हो जाएगा कितना NO2 2 टाइम्स व्हिच इज N2O4 इसलिए फार्मूला आ जाएगा N2O4। ये लंबा और घींगत से भरा हुआ तरीका है अगर आप कैलकुलेशन क्लासेस से जाना चाहते हैं तो हमने पहले वो क्वेश्चन बहुत पहले आसान से कर दिया था और अगर आपको मोल फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला की टेक्निक रिवाइज करनी थी वो मैंने करा दी यहां पे आप देख लीजिए पूरे झांकी मोल की दिखाने लक्ष्य ये है यहां का और क्यों नहीं आइए देखते हैं मोलालिटी। ओह माय गॉड याद है आपको क्या थी मोलालिटी मोलालिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इज 1.33 मोलल डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल दोनों डेफिनेशन बोलेंगे मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के लिए। मोल फ्रैक्शन क्या होता है मोल फ्रैक्शन x इज मोल्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मोल फ्रैक्शन x इज मोल्स ऑफ एनीथिंग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स और मोलालिटी क्या होती है मोलालिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी ऐसे जी ये होती है। तो आप क्या करें बड़ा आसान है आपके पास देख रखा है आपको दे रखा था मोलालिटी ऑफ एक्वा सॉल्यूशन मोलालिटी रखिए एक्वा सॉल्यूशन की ठीक है तो कितना पानी है उसमें तो मास ऑफ पानी कितना हो जाएगा 1 kg तो मास ऑफ तो मोल्स ऑफ इथेनॉल कितने हैं उसमें वो है 1.33 मोल्स क्यों एज पर डेफिनेशन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट पानी में 1.33 मोल्स किसके हैं इथेनॉल के। तो बस आप अच्छा तो आपके पास है पानी आपके पास है इथेनॉल पानी का मास जो भी रहा हो 1 kg
तो इथेनॉल के मोल्स 1.33 मोल्स हैं, तो पानी के मोल कितने हो जाएंगे बाबू? 1 किलो है तो 1000 ग्राम है, तो इतने मोल पानी के हो जाएंगे। कितने भी आए, कितने आ जाएंगे? ये आ जाएंगे 55 नहीं 500/9 मोल्स, और ये है 4/3 मोल्स या 12/9 मोल्स। तो टोटल मोल कितने हो गए? 512/9 मोल टोटल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कितना हो जाएगा? मोल्स ऑफ इथेनॉल कितने हैं? 12/9 डिवाइडेड बाय टोटल है 512/9, 12/512 वो हमारा कितना होगा? नहीं, ऑप्शन देखते हैं क्या है, ऑफर्स क्या है, डेसिमल में है, गिनौने। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड पानी, इथेनॉल निकाले पानी तो अपने आप निकल जाता है। अच्छा वैल्यूज देखो दूर है, 0.02 0.18 0.35 दूर में कई फर्क है, रफ कैलकुलेशन मांगता है। 12/512 क्या मैं कह सकता हूँ लगभग 10/500 है। क्या किया? 12 को घटा के 10 कर दिया राउंड फिगर, 512 को घटा के 500 कर दिया राउंड फिगर, ये 0.02 हो जाएगा लगभग। और इतना ड्रास्टिक चेंज किया कि 0.02 से 0.18 बन जाए। ये आंसर है, बिल्कुल बिंदास है आंसर है, मस्त घंटा खड़ा क्वेश्चन हुआ। चलिए पीपीएम और पीपीवी का देखते हैं, उठाते हैं। Units of parts per million or parts per billion are often used to describe the concentration of solutes in very dilute solutions, जानते हैं। The units are defined as number of grams of solute per million or billion grams of solvent, ये भी हम जानते हैं। यहाँ तक कि कहानी को थ्योरी रिपीट करिए उन्होंने, कुछ अपने काम के क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, बच्चे बड़ा क्वेश्चन देकर डर जाते हैं, यहाँ तक नहीं तो कचरा है। क्वेश्चन लास्ट लाइन में, Bay of Bengal has 1.89 ppm of lithium ions, the molality of lithium ions in this water is, बंगाल की खाड़ी में पानी है, बिल्कुल पानी है, और उसमें 1.89 ppm है, बिल्कुल है। मोलालिटी कितनी है लोग पूछ रहे हैं, हाँ कितनी है, निकाल लेंगे कितनी है। एटॉमिक मास रहता है लिथियम का 7 है, 1.89 ppm। कहां से शुरू करेंगे? हम कहेंगे कंसीडर 1 million grams of sea water। बंगाली खाड़ी में पानी तो उस समुद्र में मान लो इतना 1 million ग्राम सी वाटर है, तो मास ऑफ लिथियम आयंस कितना हो जाएगा? 1.89 ग्राम्स बाय डेफिनेशन, क्योंकि 1 मिलियन ग्राम है, जितने ग्राम है पीपीएम, तो 1 मिलियन ग्राम समुद्र का पानी ले ले तो उसमें 1.89 ग्राम आ जाएंगे, किसके बेचारे? लिथियम के। ठीक है, तो बाकी पानी कितना है, तो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 1 मिलियन माइनस 1.89 ग्राम्स, तो लगभग 1 मिलियन ग्राम ही है। पानी का वजन लगभग 1 मिलियन ग्राम ही है, ठीक है, या 1000 किलो पानी है। ठीक, और मोलालिटी किसे कहते हैं बाबू? is moles of solute divided by mass of solvent in kg। solute क्या है? लिथियम। कितने मोल्स है solute के? मोल निकाले, कैसे निकालेंगे? moles of lithium is 1.89 grams divided by 7 grams per mole। लक्ष्य आता है कितना आएगा? 0.72 14 for 7 7 49, इतने मोल्स हैं। तो 0.27 मोल्स हैं डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इतना। ओह ये कितना है? 2.7 × 10⁻⁴ मोलल, इतना है। तो कैलकुलेशन कर लिया हमने, तो आंसर निकाल लिया, बिल्कुल निकाल लिया बाबू। देखो 2.7 × 10⁻⁴ मोलल, करेक्ट आंसर इज दिल्ली डी। शानदार क्वेश्चन है, आसान है, बहुत ही आसान है। देखिए आपके सामने मुश्किल है इसमें, अच्छा लगा है, निकालो जाए बिल्कुल। What rates of P4 and P410 will be produced by the combustion of 31 grams of P4 in 32 grams of oxygen, leaving no P4 and no oxygen। स्टोइकियोमेट्री का बेहतरीन पैरेलल रिएक्शन का क्वेश्चन, आइए करते हैं। इस क्वेश्चन को कई तरह से करने के रिवाज है, मैं आपको बड़ा आसान और बढ़िया तरीका बताता हूं। मान लीजिए मेरे पास था P4 फास्फोरस था, ये बोलेगा आपको, क्या बोले? P4 था 31 ग्राम, ठीक है। तो मेरे पास है P4 और O2 और बना रहे P4O6। मान लो मैंने पहले एक ही रिएक्शन करा कि भैया तुम जी भर के P4O6 बना लियो यार, ठीक है। मास कितना था? 31 ग्राम्स, 32 ग्राम्स मास था। मोल कितने थे? मोल 31 अपॉन फास्फोरस था होता है 31 बच्चों, 31 × 4 यानी 1/4 मोल्स, यानी 0.25 मोल्स थे। ऑक्सीजन का 16 2 यानी 1 मोल था। चौथाई मोल था P4 का और 1 मोल था O2 का। एक को मानता था 3, तो 0.25 को चाहिए। ये तो थे इनिशियली कितने मोल थे? P4O6 नहीं था, शुरुआत में तो क्या कुछ था ही नहीं, ठीक है। फिर क्या हुआ? अरे रिएक्शन हुआ, परिवर्तन बिल्कुल। और मान लो सारे फास्फोरस रिएक्ट कर दे, P4 का पूरा रिएक्ट कर जाएगा बच्चों, तो 0.25 मोल्स थे। एक का 3 तो 0.25 के 3 गुने यानी 0.75 चले गए। एक का 1 0.25 बन गए, कितना बचा? ये नहीं बचा। ये कितना बन गया? ये बचा 0.25, क्यों? 1 में से 0.75 चला गया, 0.25 बची O2 और P4O6 भी बन गया। अरे कितना? 0.25 मोल बन गया भैया। अच्छा सही है, पर पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि अभी P4O6 बना है और O2 बच गई है, और ये आपस में रिएक्ट करके P4O10 जरूर बना सकते हैं। ओह कितना? देखो क्या बचा है? P4O6 है 0.25 और O2 कितनी है? 0.25। ये नहीं है इनिशियली। कौन खत्म होगा? यहाँ तो लिमिटिंग रिएजेंट O2 में जाती है, वो कम पड़ती हुई दिख रही है, तो परिवर्तन होगा 0.25 का, और 2 पे बात है एक टॉफी, तो 0.25 में 0.25 अपॉन 2 चला जाएगा। क्या बचेगा? 0.125 मोल्स होंगे P4O6 की, O2 में बचेगी, और 2 का 1 तो प्लस 0.125 आ जाएगा। ऐसा तो लोगों ने कहा क्या बनेगा? कितना? 0.125 मोल्स ईच बनेंगे बच्चों P4O6 और P4O10 के। वेट्स पूछे हैं, शर्म नहीं आती, कोई बात नहीं आती। 0.125 मोल्स बने हैं किसके? P4O6 और P4O10 के। अब मास किसका ज्यादा होगा? P4O10 का ज्यादा होगा, क्योंकि उसका मोलर मास ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा होगा ऑफ कोर्स। तो 2.7 और 219 इतना फर्क नहीं हो सकता। 55 और 71 शायद हो जाए, 27 और 35 शायद हो जाए, 17 और 190 इतना भी नहीं हो सकता, क्योंकि इतना फर्क नहीं ना मोलर मास मोल से। ए और डी तो आउट है, मुझे बी और सी। ये कैसे करेंगे? चेक करना पड़ेगा, कोई कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। P4O6 देखते हैं। P4 का वजन कितना है? 31 × 4 + 16 6 96, और आइए जोड़ दे कितना आएगा? 6 और 4 10 9 10 2 12 220 आ गया। तो 220 ग्राम पर मोल है P4O6 और 1.125 होता है 1/8, ये बराबर है 1/8 के इनटू 220 ग्राम्स। कितना आएगा? 8 2 16 7 60 8 7 56, 27 हां 20 आंसर, डायरेक्ट 20 आंसर। P4 तो चेक नहीं किया तुमने, बैठेगा जाएगा कहां? ए बी और ए सी और आउट हो गए, बी नहीं होना होगा आंसर का, और कौन होगा? राइट, ठीक है। अरे सर बड़े कैलकुलेशन है, हां तो हिम्मत मर्दा मर्द खुदा एडवांस लॉन्च करिए अपने आप को, करिए कैलकुलेशन, बड़ा डर बिंदास गलत प्रैक्टिस करेंगे, कड़ी प्रैक्टिस करेंगे, एकदम सारा डर निकाल देंगे। अगला आपके सामने, what volume of a solution of hydrochloric acid containing 73 grams of acid per liter
would suffice for the exact neutralization of sodium hydroxide obtained by allowing 0.46 grams of sodium to react upon water. ये क्वेश्चन समझिए। बोला है कि मेरे पास है सोडियम 0.46 ग्राम्स, उसने पानी से रिएक्शन किया और बनाया NaOH, ठीक, और इस NaOH को मैंने HCl से रिएक्ट कराया, बनाया NaCl और पानी, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ HCl जो मांगता है वो पूछा है कितना होगा इस काम के लिए। अब सोडियम कितना है आप देखिए, सोडियम है 0.46 ग्राम्स यानी कि 0.46/23 मोल्स व्हिच इज 0.02 मोल्स, और जितने मोल्स है सोडियम के प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन से देखिए उतने ही मोल्स बनाएगा NaOH के, और एक NaOH रिएक्ट करता है बाबू एक HCl से, तो HCl के मोल कितने हो जाएंगे, मोल्स ऑफ HCl भी होने पड़ेंगे 0.02 मोल्स, 1:1 रेशियो। तो 0.02 मोल्स HCl के, और वॉल्यूम पूछा है 73 ग्राम्स ऑफ एसिड पर लीटर है। नाउ ग्राम्स पर लीटर अपॉन मोलर मास इज मोलैरिटी, तो ये हो जाएगा 73 ग्राम्स पर लीटर अपॉन 36.5, दिस इज इक्वल टू मोलैरिटी, और कितना है 36 है 2 मोलर, तो HCl है 2 मोलर, हां जी, अगर 2 मोल है और तो मोल्स ऑफ HCl कितने हैं 0.02 मोल्स, तो वॉल्यूम कितना मांगता है, कंसंट्रेशन इज मोल्स ऑफ HCl बाय वॉल्यूम ऑफ HCl, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ HCl इज मोल्स ऑफ HCl बाय मोलैरिटी, मोल्स कितने 0.02 मोल्स और मोलैरिटी कितनी है 2 मोलर, मोल पर लीटर 0.01 लीटर ml, 10 ml मानता है बस 10, यहां 10 ml, सीधा कैलकुलेशन, सीधी बात, नो बकवास। Let's get tight, we are ready for the very next question, back to back, no break। एग्जाम स्टाइल में चलिए फटाफट करते हैं question which says consider the reaction I2O5 plus 5CO gives CO2 plus iodine, ठीक है, लिख लेते हैं इसे, और बोले 80 ग्राम है I2O5 और 28 ग्राम है CO, I2O5 plus CO दे रहा है I2 plus 5CO2, 80 ग्राम है और 28 ग्राम है, मल जावा, ठीक है। डिटरमाइन द मास ऑफ I2 which could be produced, कितनी I2 बनेगी, लोगों ने कहा बताओ हमें, बताते कौन किससे कितना करेगा रिएक्ट, किसमें कितना दम लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे हम, कैसे, अगर इक्वेशन से कैलकुलेशन करना हो तो मास नहीं मोल चाहिए होते हैं, मोल निकाल बेटा, मास है ये, मोलर मास कितना होता है I2O5 127 into 2 254, O5 65 से 80, 8 5 13 334, गजब 334 ग्राम्स पर मोल, CO 12 और 16 28 ग्राम्स पर मोल, ये आ गया, मोल्स इज m by m which is 80 by 334 मोल्स, 28 by 28 मोल्स, 334 से कैसे डिवाइड करेंगे सर, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा आसान, 334 n को तो इधर शेड कर सकता हूँ, कह सकता हूँ ये दिस into 10⁻³ है, हाँ जी, क्या होता है कि 1.333333 को लगभग 1.134 लिख सकते हैं which is 1/1/3 है, ये 3 हो जाएगा, अच्छा ये 3 हो जाएगा, जी हाँ ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 into ये 3 into 10⁻³ which is 0.24 मोल्स, अच्छा बेटा ये जी हाँ ये है, तो I2O5 क्या है 0.24 मोल्स, और कार्बन मोनोऑक्साइड का है 1 मोल, ज्यादा लग रही है ये तो पता नहीं, अला लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे, तो सबसे पहले निकालिए स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, अगर भूल गए बता दो आपको, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालेंगे आप मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकालिए, जैसे पॉइंट यहाँ पे 1 है तो 0.24/1, यहाँ 5 है तो 1/5, ऐसे निकल दिया गया 0.24 और ये आ गया 0.2, जो कम पड़ जाए यही है लिमिटिंग रिएजेंट, ये कम पड़ेगा, क्या बात कर रहे हो, जी हाँ, अरे इसको तो 1 मोल है, कोई बात नहीं कम पड़ जाएगी, अच्छा तो ये खत्म हो जाएगा, तो इसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, इसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे बाबू, तो क्या होगा CO कितनी है 1 मोल है, तो उससे आयोडीन मास ऑफ आयोडीन पूछिए, आयोडीन कितनी आएगी 5 से आती है 1 मोल, तो अगर 1 मोल CO रिएक्ट करेगी तो ये बनेगी 1/5 मोल I2, ओह माय गॉड 1/5 मोल्स है उस I2 के जो कर रही है बेचारी रिएक्ट, 1/5 मोल्स है I2 के जो कर रही है रिएक्ट इनटू 270 कितना है 254, 50.8 ये आएगा 50.8 क्या ग्राम, इतनी आयोडीन निकलेगी, ये ध्यान से है, बिल्कुल शानदार, 0.7 आ रहे पूछ चुके नहीं, 50.7 ग्राम I2 विल बी प्रोड्यूस्ड, यस देयर वी आर, तुम्हारा खत्ता ही हो गया, पता क्या आएगा तो फायदा बनाएंगे तो फैलाएंगे समेटेंगे खड़ी वाले में, अपनी मोल्स ऑफ KCl3 पोटेशियम क्लोराइड होता है KCl3 बच्चों ध्यान रखना, आर टू बी हीटेड टू प्रोड्यूस इतना ऑक्सीजन, ठीक है, गर्म कर बेटा गर्म कर, ये निकलेगा, अच्छा तो 11.2 लीटर्स ऑफ O2 एट STP डिवाइड कर 22.4 से तो मोल्स ऑफ O2 आ जाएंगे, कितना है 0.5 मोल, और मुझे पता है कि 3/2 मोल O2 निकलती थी 1 मोल KCl3 से, तो 1/2 मोल O2 निकलेगी हाई किससे 1/2/2 यानी 1/3 मोल KCl3 से, यही पूछा है, यही पूछा है, तो बहुत जरा सी बात है, हाँ बहुत ही जरा सी बात है, 1/3 मोल KCl3 का लो और उससे भी तुम्हारा काम हो जाएगा, दैट्स इट, इसमें रिएक्शन आना चाहिए, रिएक्शन नहीं है तो काम नहीं होगा, ये भी फाइंड द वेट ऑफ आयरन व्हिच विल बी कन्वर्टेड टू its oxide by the action of 18 grams of steam as per the equation this 18 ग्राम स्टीम है, मतलब 18/18 यानी 1 मोल स्टीम है, 1 मोल है पानी का, हाँ जी पानी का मोल है, तो यहाँ पर 1 मोल है पानी का, 1 मोल है पानी, वाल सी बात है, और भी कुछ है, 4 के साथ 3, 4 पे मैं आती है 2 टॉफियां, तो 1 पे मैं आएंगी 1 into 3/4 मोल आयरन, ठीक, तो 3/4 मोल आयरन की कितने ग्राम है, 56 मोलर मास होता है, एटॉमिक मास होता है आयरन का, इतना आयरन है 42 ग्राम्स, बस जी सिंपल स्टोइकियोमेट्री, 42 ग्राम्स आयरन से बनेगा Fe3O4, तो ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, अच्छा है, देखते हैं, given the following equation for aluminum sulfide plus NaOH derives NH2SO3 plus aluminum hydroxide, if 10 grams of aluminum sulfide is reacted with 10 grams of NaOH, determine the number of grams of excess reagent left in the reaction, oh
एल्यूमिनियम सल्फाइड और NaOH रिएक्शन लिखते हैं। एल्यूमिनियम सल्फाइड और NaOH दे रहे हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और Na2SO3 ऐसा बताया जा रहा है वहां पे, ठीक है। वजन कितने कितने विचारों के देखते हैं, 10-10 ग्राम है दोनों के, ठीक है। तो 10 ग्राम्स और 10 ग्राम्स मास, लोगों ने कहा मोलर मास भी देख ले कितना है, मोलर मास कितना है, ताकि मोल्स बराबर मास बाय मोलर मास निकाल सकें, ठीक है। NaOH को तो डायरेक्ट 40 याद आता है, जोड़ के देख लीजिए। एल्यूमिनियम सल्फेट निकालना पड़ेगा, एल्यूमिनियम सल्फाइड 27 × 27 कितना होता है, 54। SO3 2 का टोटल वजन कितना है, 32 और 16 3 48 कितना हो जाएगा, 8 2 10 80 80 कितना आएगा वजन, ठीक है। और दो है नहीं, होल थ्राइस अच्छा बचा, 8 2 होल थ्राइस 240 294 छी कितने मोलर मास, इतने ग्राम्स पर मोल। तो मोल कितने हैं, एक मिनट, तो मोल कितने हो जाएंगे, 10/294 10/40। अच्छा ऐसा है, जी हाँ। और रेशियो कितना आ जाएगा, जो भी 10/, ये गंदगी आई है इसको यहाँ 1 से डिवाइड करो, तो 10/294 डिवाइडेड बाय 1, ये 1/4 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 6, ये है 1/29.4, ये है 1/24, ये लेस है, ये लिमिटिंग एजेंट है, जो कम होता है वो लिमिटिंग एजेंट है, एल्यूमिनियम सल्फाइड लिमिटिंग एजेंट है। तो उसको पूरा खत्म करते हैं, पूरा खत्म करेंगे। और क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, एक्सेस में NaOH बचेगा, कितना बचेगा ये भी पूछा है, पता लगाना पड़ेगा, लगाते हैं कितना बचेगा, देखते हैं कैसे देखेंगे। मान लो लिमिटिंग एजेंट रिएक्ट कर गया तो 1 मोल पूरा चला गया, तो इसके 6 जाएंगे, और यहाँ तो इसके 1 मोल नहीं है, कितने हैं, 1/29.4 मोल्स हैं, हाँ जी। ये चला गया तो NaOH जाएगा 1/29.4 × 6, क्योंकि 6 से ना कितने मोल जाएंगे, 1/4 है, कितने चले जाएंगे। दिस इज मोल्स ऑफ NaOH इनिशियल एंड दिस इज मोल्स ऑफ NaOH रिएक्टेड। ओह काफी त्रासद लगता है, देखें 6 4 6 4 24 4.9 छी ऐसा है, ये आ जाएगा, which is 0.9/4 × 4.9, which is 9/49 × 4, इतने मोल्स बच जाएंगे NaOH के। तो मास ऑफ NaOH बच जाएगा कितना, 9/49 × 4 × 40, which is 90/49 ग्राम्स। 2 ग्राम से थोड़ा सा कम, 49 to 98 होता है, तो 2 ग्राम से थोड़ा सा कम, 2 ग्राम से थोड़ा सा कम NaOH, यस यस, इज द आंसर, इंडीड इज द आंसर। ये तो 1.84 है, 2 ग्राम से कम है ना, तो क्या डिवाइड करके देख, ये आएगा, कुछ नहीं होगा, ये आएगा, ठीक, डन। तो ये चीज़ के साथ आज की कथा होती है समाप्त। सॉलिड वैरायटी मोल कंसेप्ट की तो हमने देख ली, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री बढ़िया से रिवाइज करिए। आपको इस पे 4 चांद लगाने तो क्या करना होगा, न सिर्फ इसकी थ्योरी एक बार पढ़िए, डेफिनेशंस फॉर्मूले लर्न करिए, और अगले टॉपिक भी जो हमारा आने वाला है उसके लिए एक बार रिवीजन आपको मुश्किल से 30 45 मिनट्स लगेंगे। इस तैयारी के साथ अगर आप हमारे रिवीजन सेशन में आएंगे तो आप इनको बहुत ही बेनिफिशियल पाएंगे। इंतजार रहेगा आपका, अगली बार राय पर जाइएगा, क्यों, क्योंकि हमारे साथ जितना बढ़िया, जितना तेजी से और जितना इफेक्टिवली रिवाइज कर पाएंगे, उतना अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो उसमें कम से कम आपको 3 मिनट लगेगा, राइट। रिवीजन करिए हमारे साथ अगली बार, तब तक के लिए सिलेबस पूरा करके रिवीजन कर रहे हैं हम, रिवीजन बड़ा एक्साइटिंग, एक टॉपिक के क्वेश्चंस को हम रिकैप कर रहे हैं, और उस टॉपिक के क्वेश्चंस की बहाने से हम न सिर्फ उसकी पूरी थ्योरी को देख रहे हैं बल्कि अपनी टाइम बाउंड टेस्ट प्रैक्टिस भी पढ़ा रहे हैं। क्या करना होगा, कैसे करना है आपको, तो बच्चों आपको मेरे साथ इनको सॉल्व करना है, मतलब मैं आपके सामने क्वेश्चन पहले पढ़ूंगा, 10 सेकंड रुकूंगा, इंतजार करूंगा कि आप उसे कर सकते, मुझसे पहले पढ़ा लें, 10 सेकंड रुकूंगा, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे, और अगर उसमें थ्योरी के कुछ महीन और अच्छे पॉइंट्स हैं तो वो सब आपको फिर से दोबारा बताएंगे। जैसे थ्योरी पढ़ाई थी, सब कुछ तो दोबारा नहीं बोला जा सकता, लेकिन जो क्रूशियल पॉइंट्स हैं, टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, उन सब की रीचर्चा करेंगे ताकि आप बढ़िया से उनको, अगर आपके माइंड में थोड़े से धुंधले हो गए हैं तो साफ हो जाए, अगर पहले अनक्लियर थे तो क्लियर हो जाए, चीजें पॉलिश हो जाए, चमक आ जाए, आप चमक लग जाए, इसी की है तैयारी। तो अब देर किस बात की है भाई, शुरू करें, चलिए आगाज करते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस आपको मुझसे पहले अटेम्प्ट करने हैं, राइट। अपना स्कोर निकालिएगा अगेन और बताइएगा कितना स्कोर रहा आपकी आज की क्लास का। अब स्ट्रक्चर एक चीज और, रिवीजन सेशंस जो कि वेल प्लान्ड है, पहले से आपको पता है। अगर आप उस चैप्टर की थ्योरी रिवाइज करके इस सेशन में बैठे हैं, 15-20 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा, जितना भी आपको लगता है, थ्योरी एक बार सारी रिवाइज कर लीजिए, डेफिनेशंस ऑफ फॉर्मूले देख लीजिए, और तब आपको इस रिवीजन सेशन का 10 टाइम्स फायदा ज्यादा मिलेगा, राइट। तो चलो बिल्कुल, देयर वी आर, एंड हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। इट सेज when atoms are bombarded with alpha particles, atoms को हम alpha particles से bombard कर रहे हैं, only a few in a million suffer deflection, others pass out undeflected. This is because classical क्वेश्चन है ये, रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है उस पर, है ना, कि आपके पास गोल्ड फॉइल है, उस पर अल्फा पार्टिकल्स आपने दागे, तो लाखों करोड़ों में से कुछ ऐसे थे जो कि इधर-उधर हिले डुले, बाकी तो सारे के सारे बस उस कॉइल को या उस फॉइल को चीरते हुए आर-पार निकल गए, अनडिफ्लेक्टेड, उन पर असर ही नहीं पड़ा। ऐसा क्यों होगा? ऑप्शन है ए, द फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑन द मूविंग अल्फा पार्टिकल इज स्मॉल, अल्फा पार्टिकल पर कोई ज्यादा रिपल्शन वगैरह की फील नहीं आई, कम रिपल्शन था, इसलिए वैसे चल रहे थे, निकल गए। बी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन अल्फा पार्टिकल टू द ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी स्मॉल, अल्फा पार्टिकल पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर ज्यादा सिग्निफिकेंट फोर्स नहीं लगा पाते, अच्छी बात है। सी, देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस एंड लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस वजह से। एंड डी, द न्यूक्लियस ऑक्यूपाइज मच स्मॉलर वॉल्यूम एज कंपेयर्ड टू द वॉल्यूम ऑफ एटम। ये चार ऑप्शंस हैं, चार ऑफर्स हैं, आपको तय करना है कौन सा है सही और कौन सा नहीं। क्या आपने मन बना लिया? ओ वाह, ये क्या है? क्लासिकल रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आप देखें, यहां से अल्फा पार्टिकल्स दाग रहे हैं, अच्छा, और जा रहे हैं, और जिस रास्ते पे जा रहे हैं उसी रास्ते पे धड़ाक से आर-पार निकल जाते हैं। अधिकांश वैसे के वैसे ही चले जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो डिफ्लेक्ट होते हैं और बहुत कम ऐसे हैं जो लौट के भी आ जाते हैं। अब किसी दीवार पर आप गेंद फेंकें तो टकरा के वापस आती है, दीवार के आर-पार थोड़ी निकल जाती है। हां जी, तो कायदे में तो जैसे जिस बीच में ये गोल्ड फॉइल है जिसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स हम दाग रहे थे, इनको टकरा के वापस आ जाना चाहिए था। अगर दीवार वास्तव में ठोस है, और अगर उस दीवार में हवा महल की तरह खिड़कियां हैं और खुली हुई है तो क्या होगा? जब उस पर आप बॉल मारें
खिड़की है, झरोका है, उसके आर पार निकल जाएगी बॉल, अगर उसमें जगह है बाहर निकलने लायक तो, है ना? तो वैसे ही यहाँ पर भी होता है, क्योंकि अधिकांश अल्फा पार्टिकल आर पार निकल गए हैं, तो इसका एक ही अर्थ है क्या? इसका अर्थ ये है कि एटम, जिन एटम से मिलकर वो गोल्ड फॉइल बनी है, दिख बहुत रहा है, पर वो लगभग खाली जगह है। उसमें न्यूक्लियस जो है वो तो बहुत जरा सी जगह घेरता है, जहाँ एक्चुअली मास कॉन्सेंट्रेटेड है किसका? एटम का, और उसके आसपास की जो जगह खाली पड़ी है, तो निकल जाए, कौन रोक रहा है उनको? इसलिए निकल जाते हैं, ऐसा होता है। अच्छी बात है। तो द न्यूक्लियस ऑक्यूपाइज मच स्मॉलर वॉल्यूम एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ एटम, ये है। ऑल्दो हल्का सा अधूरापन है इस उत्तर में, उत्तर थोड़ा लंबा है, बट फिर भी सबसे क्लोज ऑप्शन जो है वो है डी, राइट? देयर वी आर। तो पहला क्वेश्चन कैसा हुआ, सही हुआ गलत मार्क कीजिएगा, और अकॉर्डिंगली +3 या -1 जो मार्क्स आपको स्वयं को देने हैं दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, देखो देखो क्या है। व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटॉन्स हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 250 पर सेकंड? कैलकुलेशन, जी हाँ, 1 मोल फोटॉन्स है, हाँ होंगे, फ्रीक्वेंसी 250 पर सेकंड है। E इज h न्यू, ये होता है, h होता है 6.626 into 10⁻34 जूल सेकंड, और फ्रीक्वेंसी है 250 पर सेकंड। सेकंड पर सेकंड बढ़ गए तो ये आ जाता है 6.626 into 250 into 10⁻34 जूल्स। मेरे भाई ये क्या है? ये क्या है? ये एनर्जी एक फोटॉन की, और एक मोल फोटॉन, तो E ऑफ 1 मोल फोटॉन is Avogadro's number 6.023 into 10⁻23, उसको 2 लिखते हैं हम, तो लगभग 6 पकड़ेंगे, है ना? into ये गंदगी 6.626 into 250 into 10⁻34 गंदगी। कैसे करेंगे इसे? अब यहाँ 1 जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे सब लिखा हुआ है। तो आप देखो इनकी वैल्यूज में बड़ा अंतर है, तो हमें ज्यादा कैलकुलेशन, हमें तो पता लगेगा कि सब कुछ मल्टीप्लाई करके लगभग आना तो नहीं है। अब देखते हैं जूल में क्या आया, यहाँ पे यूनिट जूल क्या अंतर है, तो हमें ज्यादा कैलकुलेशन, हमें तो पता लगेगा कि सब कुछ मल्टीप्लाई करके लगभग आना तो नहीं है। अब देखते हैं जूल में क्या आया, यहाँ पे यूनिट जूल क्या दिखता है, 23 और -34, अगर 250 का कर दोगे 24 हो जाएगा। चलो 24 में से 34 चला गया, कितना हो गया? 6.022 into 6.626 into 25 into 10⁻10 जूल्स, ऐसा है। अब कुछ भी कर लें, ये जितनी भी गंदगी से मल्टीप्लाई कर लें तो भी 1 जूल तो नहीं आएगा, बहुत ही कम छोटी सी संख्या है। जैसे 6 6 36, 36 को 25 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? लगभग 900 के आसपास आ जाएगा, 1000 के आसपास आ जाएगा। तो ये 1000 या 900 भी आएगा तो 10⁻7 की रेंज में होगा, वो 1 जूल तो कहीं से नहीं है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 into 10⁻19 जूल, और ये कितना है? अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा आप मल्टीप्लाई कैसे निकाला, अप्रॉक्सीमेट निकाला था ना, कैसे निकाला? ऐसे तुमने खुद निकाल देते हो, कर लेते हैं जी, करनी आती है थोड़ी बहुत, है ना? आप इसको एक तो क्या मल्टीप्लाई करो ना रफ, तो इसको हटा दो तुम, जो गंदी गंदी बहुत संख्या है जो महत्वपूर्ण नहीं है। 6.626 छोड़े, इसको 6 उसको 6 6 6 36 6 36 39 39.6 आया, उससे थोड़ा सा ज्यादा, वैसे तो 39.6 39.7 हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर भाग गया 40 मान लेते हैं, ये हो गया 40, अच्छा 40 into 25, हाँ 25 into 4 होता है 100, तो 40 के साथ हो जाएगा 1000। अब देखो ना, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10⁻7 जूल्स, इतनी सी बात है। अच्छा ये है, इतना है। व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ टॉन्स? ऐसे कैलकुलेट, मैं आपको समझा रहा हूं, इतना बोल बोल के बक कर रहा हूं, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। इसका टाइम लगता है, सिंपल सा कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन है ना। लेकिन क्या किया? h और न्यू मल्टीप्लाई किया, तो उसमें क्या किया? उसमें एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, और कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक अर्ग कितना होता है? 1 अर्ग, अच्छा एक मिनट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ऑलरेडी बहुत कम है, 10⁻19 जूल तो आएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी नहीं आएगा। हाँ जी, माइक्रो इलेक्ट्रॉन ये है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हिच इज 1.6 into 10⁻25 जूल, ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अरे अर्ग दिख तो रहा है सब चीज, 10⁻7 जूल कितना होता है? ये होता है 1 अर्ग। अच्छा, तो आंसर क्या है? सी आंसर है 1 अर्ग इज द आंसर। ओह ऐसा है, हाँ जी। और ये जो समय हमने इसमें लगाया था, इसकी बजाय आप 10 की पावर देखते ना, उससे भी निकाल सकते थे। क्यों? यहाँ 10⁻10 आ गया, अब हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत अंदर बढ़ जाए, 1000 हो जाता कि इससे मल्टीप्लिकेशन का, और 10⁻10 10⁻19 नहीं हो सकता, 10⁻25 नहीं हो सकता, तो बी और डी तो वैसे एलिमिनेट होगा, ए पहले खत्म हो गया था, तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं भी करते, तो लेने के एक ही ऑप्शन बचती है, सी, वही होगी। आई कैन सी दैट, है ना? तो टाइप करें या शॉर्टकट मार लें, ऐसे ऑप्शंस देकर एलिमिनेशन से कर लें, आ जाएगा आपके पास। बोलने में जितना मैंने विस्तार से बोला है, एक्चुअल कैलकुलेशन में इसका 10वां हिस्सा ही लगेगा और फ्रैक्स हो जाएगा, सी इज द आंसर। कैन यू सी दैट? यस। फॉर्मूला कौन सा यूज किया हमने? E बराबर h न्यू बराबर hc अपॉन लैम्डा। प्लैंक की क्वांटम थ्योरी में था क्या? प्लैंक महाराज ने कहा था लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स के तौर पर ट्रैवल करती है, जिनको कहते हैं फोटॉन्स, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में। एनर्जी ऑफ एवरी पैकेट इज h न्यू व्हिच इज hc बाय लैम्डा, या h है प्लैंक्स कांस्टेंट। और पहली बात, प्लैंक ने ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट कहा कि जो पार्टिकल्स हैं इनमें वेव नेचर भी है, जो कि फ्रीक्वेंसी लैम्डा से पता चलता है, और इनमें पार्टिकल नेचर भी है, क्योंकि एनर्जी एक पैकेट की है। तो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को जोड़कर एक साथ फार्मूला देने का महान काम किया था प्लैंक ने, इसलिए प्लैंक का बड़ा सम्मान भी है। ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से संबंधित इंपॉर्टेंट बातें थी, तुम सबको याद रखती, राइट? एंड वंस यू रिवाइज दैट, तो आइए अब अगले चरण पर आ जाते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हां पहले क्वेश्चन करें, बात करें। ठीक, चलो तीसरा क्वेश्चन। Maximum kinetic energy E of photoelectrons ejected by light of a certain wavelength from a metal is measured as a function of intensity I of light. अच्छा, which one of the graphs represents the way in which E depends on I? इंटेंसिटी ये क्या आ गई? ये तो हमने देखी ही नहीं, ये तो हमने पढ़ी ही नहीं, हमें तो कुछ याद ही नहीं आता क्या होता था। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करी जा रही है यहाँ पर। अब एक फॉर्मूला याद है क्या? क्या? ke max क्या था? इट इज h न्यू माइनस न्यू नॉट, या hc अपॉन लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, कुछ भी इस टाइप से, या e माइनस e नॉट, कुछ भी जो भी आप कहें, ऐसे सब कुछ याद नहीं आ रहा। मैं आपको 2 मिनट में, अगर आपके सामने ग्राफ है, ए बी है, मैं सीधी दिखा देता हूं। अगर आपको आ रहा है तो अपना आंसर चुन लीजिए, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप मेरी बात सुन लीजिए। पता नहीं क्या बोलते जा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। आप एबीसीडी में तो खत्म मारिए, देखिए तो सही क्या है। हाँ मैं तो आगे आगे बहुत अच्छा आंसर लिख लीजिए, लेकिन अगेन हमें सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन नहीं करना है, हमें तो इसके बहाने से पूरा कांसेप्ट रिवाइज करना है। अच्छा क्या था वो? यहाँ देखो, ये था। वाओ क्या हो रहा है? ये मेटल की प्लेट्स हैं और
टॉर्च क्या कर रहे हो? लाइट गिरा रहे हैं उनके ऊपर। अच्छा, और होता क्या है देखो, तुम ऐसा समझो, मैं 2 मिनट में समझा देता हूं। यहाँ इलेक्ट्रॉन नाचते रहते हैं, हाँ जी, लाइट पड़ी, पटाख पड़ी, और जैसे ही फोटोन पड़ा इलेक्ट्रॉन पर, फोटोन की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन में समा जाता है। हम रह रहे हम, तुम रहना तुम, है ना? इन पर तुम रह रहे हम, तो गायब हो गए। फोटोन गायब हो जाता है और बस मरते मरते अपने इलेक्ट्रॉन को, वो जिस इलेक्ट्रॉन में समा जाता है उसको वो एनर्जी देता है, अपनी पूरी एनर्जी 100% उसको देता है। उस एनर्जी को प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन धड़ाम कूदता है ऊपर। अच्छा जी, क्यों कूदने लगता है ना एनर्जी प्राप्त करना? जैसे आप प्रोजेक्ट चाटा मार दीजिए, क्या होगा? उस एनर्जी मिल जाएगी, तो क्या होगा? कूदेगा, तो आपको भी ट्रबल होगी, देखिए होगी, है ना? तो हम देखिए कि इलेक्ट्रॉन कूदा, और जो कूदा ऊपर गया तो 2 ऑप्शन है। अगर वो बहुत ऊपर निकल गया तो फ्री हो गया, गया और जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। अच्छा, और अगर सफिशिएंट एनर्जी न मिल सकी तो कूद के हमसे वापस गिरेगा। जो वापस गिर गया उनको कोई इज्जत नहीं है, वी डोंट केयर। लेकिन जो ऐसे कूदे, जो लौट के घर ना आए, जो निकल गए बेचारे, है ना? वो उनके लिए हम क्या कहेंगे? हम कहते हैं उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा दिया। अच्छा, वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि लाइट चमकाने पर इलेक्ट्रॉन मेटल से निकल गए। अच्छी बात है। कितनी एनर्जी लेके निकले हैं? वेल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी मिलता है, बिल्कुल है। कितनी एनर्जी लेके निकले हैं वो? जितनी खाई थी उसको लेके भाग गए, हाँ, कुछ खर्च भी हुई है। एक है एनर्जी इंसिडेंट, which is energy of photon। एक फोटोन की एनर्जी खा सकते हैं, which is hc by lambda या h nu या e जिसको कहते हैं। आने वाली एनर्जी, this is energy gained by a photo electron। फोटो इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी प्राप्त करी थी जितनी फोटोन में थी, this is equal to energy of photon। अलग अलग कितने सारे नामों से बुलाती है कि आइटम ये है, जितने नामों से पुकारा जा सकती है मैंने लगभग सब बोल दिया कि उसको इंसिडेंट बोले, फोटोन बोले, कुछ भी बोले, वो सब ये है, ठीक है, लिखा है। अच्छी बात। और इतनी ही फोटो इलेक्ट्रॉन ने गेन करी है बाय अ फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक। और एनर्जी स्पेंट, खर्चा कितना किया? बाय अ फोटो इलेक्ट्रॉन इन कमिंग आउट ऑफ मेटल। मेटल से बाहर निकलने से आपने पत्थर उछाला और धरती की ग्रेविटेशन को चीरता हुआ अगर अंतरिक्ष में जाना चाहे तो धरती से बाहर निकलने के लिए उसको कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, जैसे मुंह पे थोड़ा निकल जाएगा, क्योंकि धरती अट्रैक्ट कर रही थी। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स को मेटल की सरफेस अट्रैक्ट कर रही है, उस अट्रैक्शन को चीरते हुए उसको बाहर निकल जाना है, तो उसको खर्च कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, व्हिच इज h nu naught, which is hc upon lambda naught। nu naught कहलाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और lambda naught कहलाता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। w naught कहलाता है फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, ठीक। इतने के बाद जो एनर्जी बच गई उसका क्या होगा? वो उसकी पर्सनल एनर्जी है। तो देयरफॉर एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जिसको हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, दिस इज ई ऑफ फोटोन माइनस ई स्पेंट इन कमिंग आउट ऑफ मेटल, व्हिच इज कितना हो जाएगा बताओ? व्हिच इज ई माइनस डब्ल्यू नॉट या एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, व्हिच इज एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये अलग अलग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन है जो आइंस्टीन की इक्वेशन कही जाती है। अब ये मैक्स शब्द यहां क्यों लगाया है? मैक्स शब्द इसलिए लगाया भाई क्या ऊपर के ऊपर से इलेक्ट्रॉन निकल गया, कम से कम एनर्जी जो उसको बाहर निकलने में लगती है वो है वर्क फंक्शन। मान लो फोटोन बाहर नहीं अंदर घुस गया यहां तक, अब यहां घुसे हुए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, क्योंकि अंदर वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, उसको चीरते हुए ऊपर तक निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, तो उसमें खर्चा ज्यादा लगेगा, तो डब्ल्यू नॉट ज्यादा खर्च हो जाएगा। तो कम से कम जो खर्च है वो है डब्ल्यू नॉट। अगर कम से कम खर्च है डब्ल्यू नॉट, तो जो बाहर एनर्जी जो है वो के मैक्स लिखते हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है? अगर खर्चा मिनिमम है, क्योंकि जो आ रहा है वो तो फिक्स्ड है, इसलिए वो मिनिमम शब्द आता है। मिनिमम खर्चा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसकी जो बाहर निकल रहा है। तो किस बात पर डिपेंड करती है? खाली दो चीज पर, एनर्जी ऑफ फोटोन पर और वर्क फंक्शन, यानी मेटल पर। मेटल बदलोगे तब वर्क फंक्शन बदलेगा, हर मेटल के लिए वर्क फंक्शन निश्चित है। इस ज्ञान के आलोक में आइए हम अपना प्रश्न है उसको देखिए। एक छोटी सी बात, ये इंटेंसिटी क्या होती है? इसकी बात नहीं होती, बहुत ज्यादा फिजिक्स वाले बात करते हैं, हम लोग भी बात इंटेंसिटी होती क्या है? तो काम की चीज कुछ लोग क्या हो सकती है? मान लीजिए लेजर लाइट है तो हम कहते हैं बड़ी इंटेंसिटी होती है उसकी। मान लीजिए कैंडल लाइट है तो उसमें इतनी इंटेंसिटी नहीं होती। इंटेंसिटी का मतलब है कि कितने फोटॉन्स लगातार आपके पास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम आ रहे हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एक चीज है, आपको अच्छी नहीं लगी तो आप कुछ है ये चीज, है ना? पर ये पता है कि इंटेंसिटी का मेटल से कोई लेना नहीं है। हाँ जी। और इंटेंसिटी का वेवलेंथ ऑफ लाइट से भी कोई लेना नहीं है। क्यों? मान लीजिए कम वेवलेंथ थी पर कुछ संख्या है जो पर सेकंड आ रही है, तो इंटेंसिटी कुछ है, तो वेवलेंथ बदलेंगे, इंटेंसिटी बदल जाएगी, इसका मतलब नहीं है। वो तो फोटोनों की संख्या एरिया और टाइम पर डिपेंड करती है, वो वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करती। इट डज नॉट डिपेंड ऑन लैम्डा और तो क्या आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसका इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं। अगर उसका इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं भाई तो कुछ भी इंटेंसिटी क्या फर्क पड़ता है? इंटेंसिटी तो बदलता रहे, ये ई मैक्स विल रिमेन सेम। अच्छा, कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, पूरी इंटेंसिटी। तो ए आंसर है, ए आंसर है जी, ए आंसर है। बस स्टाइलिश तरीका है बहुत मामूली सी चीज पूछने का, इसी बहाने से हमने पूरी झांकी आपको दिखा दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बढ़िया है, अरे शानदार। आइए देखते हैं आगे एक और क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ of 3000 angstrom unit falls on a photoelectric surface
फोटोइलेक्ट्रिक सरफेस क्या है? मेटल की सरफेस है कि मेटल की सरफेस पर लाइट चमकाई किसी ने, लाइट गिरी 3000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ वाली, फॉर व्हिच वर्क फंक्शन इज 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द एमिटर इलेक्ट्रॉन? ओ तेरी स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका भी फार्मूला E into V stopping is equal to KE max. Maximum kinetic energy of a photoelectron. Maximum kinetic energy of a photoelectron is equal to stopping potential multiplied by charge on the electron. चार्ज इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है, तो अगर मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल लूं तो मेरा काम हो जाए। तो के मैक्स कितना है? के मैक्स को अगर आप गौर फरमाएं तो वो कितना हो जाएगा? दैट इज, अब इसको हम जूल की बजाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लें, निकाल लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाल के देखते हैं। दिस इज hc by लैम्डा, जो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहते हैं, है ना, माइनस w नॉट, और w नॉट तो डायरेक्ट 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सही। हाँ, तो बस hc by लैम्डा में सब्स्टिट्यूट करना है, बस इतना ही करना है। अब अगर एनर्जी निकालनी हो, आपको फॉर्मूला यार hc by लैम्डा, वैसे कैलकुलेशन के रूप में तो बहुत ही दिमाग लग सकता है। जस्ट अगर आप याद करें, ये 1 2 का 400, ये क्या है? 1 2 का 400 एंगस्ट्रॉम यूनिट डिवाइडेड बाय लैम्डा था। अच्छा ऐसा है, जी हाँ, सब्स्टिट्यूट करते हैं कर दो, तो यहाँ पर अगर 3000 रख देंगे, ई फोटोन को लेकर तो कितनी हो जाएगी? 3000 1 2 3 1 2 3 आ जाएगा 4.133 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, तो ये है एंगस्ट्रॉम यूनिट, एंगस्ट्रॉम इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच गया। ये यूनिट्स हैं, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू एंगस्ट्रॉम यूनिट यूनिट सकते तो ये आ जाएगा। ये कैलकुलेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर बताई थी कि ऐसे याद करो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाती है इससे। तो 4.13 माइनस 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आ जाएगी कितनी? ये आ जाएगी 2.533 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और जितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है काइनेटिक एनर्जी, उसमें से इलेक्ट्रॉन हटा दें तो उतने ही वोल्ट्स आ जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्यों? बिकॉज़ दिस इज इक्वल टू E into V। E काट दीजिए, थोड़ा क्रूड लगता है बट एक्टिवेट बुरा नहीं है, तो पोटेंशियल आता है 2.533 2.54, एक ही बात है लगभग, 20 का आंसर। राइट राइट। तो 3 लड़के चक्के हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अपने लिया, उससे वोल्ट निकाल लिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल को इस तरीके से काम किया, फिर एनर्जी को जब हमने निकाला तो यूनिट्स को मैनिपुलेट करके फॉर्मूला जो हमने लर्न किया था उसको याद किया। ये सारे पॉइंट्स इसमें नए टेकअवेज हैं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का कांसेप्ट यहां था, एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये और अच्छा क्वेश्चन था। ये 2 क्वेश्चन रिवीजन के फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के। ठीक है, चलो अब आते हैं बोर्स के ऊपर। ओह कितना बोरिंग आ रहा है, एक्साइटिंग है। बोर्स के बोर्स के 3 पोस्टुलेट्स थे, कौन-कौन से? कि एटम्स में न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन क्लोज्ड ऑर्बिट्स कॉल्ड शेल्स। फिर सेकंड पोस्टुलेट था, एज लॉन्ग एज दे रिमेन इन दीस शेल्स दे डू नॉट एमिट और एब्सॉर्ब एनी रेडिएशन। अगर ऊपर कूदते हैं तो एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं, नीचे जाते हैं तो एनर्जी एमिट करते हैं, और जब तक उसमें पड़े रहते हैं एनर्जी एमिट करते हैं, एब्सॉर्ब। और थर्ड, क्वांटाइज्ड इनकी एनर्जी, ये उसी और इनका एंगुलर मोमेंटम ये उन्हीं शेल्स में घूम सकते हैं, फॉर व्हिच mvr बराबर nh/2π। ये 3 पोस्टुलेट्स थे बोर के, जानते हैं, है ना। आप देखते हैं, which of the following statement does not form a part of Bohr's model of hydrogen atom? बोर के assumptions में कौन नहीं है? A, energy of electrons in an orbit is quantized। Actually बोर ने कहा था angular momentum mvr, ये quantized है, लेकिन क्या आप देख सकते हैं mvr या angular momentum जो है, इसको आप रिलेट कर सकते हैं किससे? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो अगर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है तो एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होगी। ये क्वांटाइज्ड क्या बोल रहे हो? क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि अगर न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द अलग अलग रेडियाई में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वो जो मन चाहे उस रेडियस में नहीं जा सकता। रेडियाई की कोई निश्चित वैल्यू है, r1 r2 r3, इनके बीच की कोई वैल्यू अपना दिल चाहे ऐसी वैल्यू नहीं। ले सकता है इलेक्ट्रॉन, वो कुछ सेलेक्टेड रेडियस ही अलाउड है, उन्हीं में चलेगा। हो सकता है आपको बात अजीब लगे, क्यों नहीं चल सकता? नहीं, बस नॉट अलाउड। बोर्ड से एक्सप्लेन नहीं किया, बस नॉट अलाउड नहीं जा सकते। ये कुछ वैसे ही है कि जैसे एक जंगल है, हाँ जी, उसमें सड़क बनी हुई है बीच में, हाँ जी बिल्कुल। अब आप अगर जा रहे हैं तो आप सड़क पर चलेंगे, अब आप चले जंगल में जा सकते? यार तू गाड़ी बैठ के जा रहा है, जंगल में कैसे उतरेगा? वहां पेड़ गाड़ी घुसेगी नहीं, तो तू गाड़ी पे बैठ के सड़क पर चल सकता है ना। तो आपके कुछ रास्ते फिक्स है, एक दूसरी सड़क है, आप उस पर चल सकते हो, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ निश्चित डिस्टेंस हो सकते हैं। ये बीच वाले डिस्टेंस नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि वहां पे रास्ता ही नहीं है ना जाने का। अच्छा, अब जंगल में तो क्या आपको आंखों से रास्ता दिख रहा है कि बीच में पेड़ है, वहां दलदल है, कुछ यहाँ नहीं जा सकते। हो सकता है आपको यहाँ तो खाली जगह एटम के अंदर, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत पहले आदमी थे जिन्होंने कहा जो दिल चाहे वो रेडियस ले सकते, कुछ निश्चित रेडियाई है, इन्हीं में घूमना पड़ेगा और अलाउड ही नहीं है और कहीं जाना, ऐसा बोलते थे बोल महाराज। और इसको फैशनेबल शब्दों में कहा गया कि रेडियस क्वांटाइज्ड है। अगर रेडियस क्वांटाइज्ड होगी, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी सब क्वांटाइज्ड है। ठीक है। बी, इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस हैज लोएस्ट एनर्जी। ये कोई असम्पशन नहीं है, बिल्कुल आपको जाता रिजल्ट कि हां जो सबसे करीब है उसकी एनर्जी सबसे कम है, जैसे जैसे दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ जाती है, तो सत्य है, लेकिन असम्पशन नहीं है। डिराइव किया गया है सत्य। सी, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, ये भी तो सच है। फिर पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। ये तो हाइजेनबर्ग की आत्मा आ गई टहलती हुई। हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल में आता है बाबू, इसका बोर से कोई लेना देना नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ बोर्स मॉडल। बोर मॉडल में डी दूर दूर तक नहीं है, हमारा आंसर है डी। राइट राइट, अच्छी बात। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क और ज़ीमन इफेक्ट हुआ करते थे। स्टार्क इफेक्ट जब स्पेक्ट्रल लाइंस इलेक्ट्रिकल फील्ड में स्प्लिट कर जाए तो स्टार्क, और मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट कर जाए तो ज़ीमन इफेक्ट कहलाता था। ये ज़ीमन इफेक्ट है। वाह, केमिस्ट्री मैनों से भरी हुई है। हॉफमैन, लिबरमैन, ऑर्गेनिक को सुनेंगे आपने, कटरमैन भी आते हैं, और यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री में मैन लोग कम है। इट इज लेस मैनली इट सीम्स, बट वी हैव एटलीस्ट अ ज़ी-मैन, ही-मैन, और वी हैव ज़ी-मैन। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड। स्पेक्ट्रल लाइंस याद है क्या थी?
और ये स्पेक्ट्रल लाइंस हैं बड़ा आसान है, बताता हूँ। अगर आप कोई एटम ले लें या कोई मॉलिक्यूल कोई भी चीज ले लें, उसे खूब गर्म करें, उसको एनर्जी देते हैं, तो उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। हाँ जी, कई बार इतना लोहा गर्म करते हैं तो वो तब पर लाल हो जाता है, बिल्कुल, और गर्म करें तो तब पर सफेद भी हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग चीजों को गर्म करने पर अलग अलग रंग के फोटॉन्स निकलते हैं। क्यों? क्योंकि जब उनको एनर्जी देते हैं, किसी भी पदार्थ को, किसी भी सब्सटेंस को जब एनर्जी देते हैं, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं, और जब वो वहां से लोअर ऑर्बिट में गिरते हैं तो वो कुछ फोटॉन्स छोड़ते हैं। उन फोटोनों को आप इकट्ठा कर लें, उनकी सबकी वेवलेंथ नोट कर लें, तो हम कहेंगे इससे मिल जाती है हमें स्पेक्ट्रल लाइंस। अच्छा, स्पेक्ट्रल लाइंस क्या है? स्पेक्ट्रल लाइंस और कुछ नहीं, कलेक्शन ऑफ वेवलेंथ्स है, या कलेक्शन ऑफ फोटॉन्स। अनदर वेवलेंथ फोटॉन होना चाहिए, कलेक्शन ऑफ फोटॉन्स जो किसी भी पदार्थ से गर्म होने पर एमिट हो रहे हैं, ये चीज कहलाती है एमिशन स्पेक्ट्रम। सरल शब्दों में ये एमिशन स्पेक्ट्रम। और भाई जैसे जब आप इसको ऑब्जर्व करते हैं ना, तो आपको कुछ एक्चुअली कुछ लाइंस दिखाई पड़ती हैं, कुछ ऐसी, कुछ महीन लाइंस, कुछ मोटी लाइंस। मोटी लाइंस मतलब हुआ कि इसके कई सारे फोटॉन निकल रहे हैं, महीन लाइंस का मतलब हुआ इसमें जो फोटॉन्स हैं वो कम संख्या में आ रहे हैं, ये मतलब हुआ। मान लीजिए इस तरह से अलग अलग आपको स्पेक्ट्रल लाइंस दिखी, बड़ी खुशी हुई आपको। अब आपने इसी पदार्थ में आजू बाजू मैग्नेट रख दिया, और जैसे ही आपने मैग्नेट रखा, आपने देखा कि ये जो एक मोटी सी स्पेक्ट्रल लाइन थी, इसके कुछ इसके आजू बाजू कुछ महीन लाइनें थोड़ी पतली हो गई और कुछ महीन लाइनें और प्रकट हो गई। तो ये हम कहेंगे कि यार ये स्प्लिट हो गई, जो वो थी, क्या नाम है, स्पेक्ट्रल लाइन, वो स्प्लिट हो गई, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कहलाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि नॉर्मल में तो px py pz तीन तरह की p ऑर्बिटल होती हैं, सबकी एनर्जी सेम होती है, पर जैसे आप इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो, px py और pz की एनर्जी अलग अलग हो सकती है। उस चक्कर में चूंकि ऑर्बिटल्स की एनर्जी अलग हो गई, तो आप पाते हैं कि स्पेक्ट्रम भी अलग अलग एनर्जी के फोटॉन, हल्की हल्की आसपास लेकिन अलग अलग एनर्जी के फोटॉन्स एमिट कर लेता है, जिसको हम कहते हैं कि स्प्लिट हो गई है स्पेक्ट्रल लाइंस। अच्छा, ये जीमन इफेक्ट है। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड में क्या होता है तो कहते हैं स्टार्क इफेक्ट, अगर मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है तो कहते हैं जीमन इफेक्ट। क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है? इसका फोटो इलेक्ट्रिक से कोई लेना नहीं है, ये जीमन इफेक्ट है। एक ध्यान सब्जियां, बस की माने मैंने आपको एमिशन स्पेक्ट्रम का कांसेप्ट और स्प्लिटिंग का कांसेप्ट के द्वारा याद दिला दिया है। खुश तो हैं आप? हाँ, बड़े खुश हैं, अच्छी बात है। आइए देखो, लिमिटेशन है बोर्स मॉडल की। बोर महाराज स्टार को जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन ही ना कर सके, क्यों? क्योंकि उनमें एसपीडी ऑर्बिटल का कांसेप्ट नहीं था बोर को, तो ऑर्बिट बनाकर बड़े खुश थे, इसलिए बोर थोड़ा फ्लॉप हो गए जब स्टार को जीमन ने एक्सपेरिमेंट करके अपने इफेक्ट्स निकाले तब। लेकिन स्पेक्ट्रम की कथा बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बार्बर सीरीज। रखले से कौन रख लेता है? ऐसे देख लो, एनर्जी ऑफ फोटॉन क्या होती है? E इज, अगर आपको याद हो, RH या E नॉट ले लें, 1/n1² - 1/n2²। ये था RH क्या है? रेडबर्ग्स कांस्टेंट है ना, और E क्या है? E इज नथिंग बट एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटॉन व्हिच इज hc by लैम्डा, या 1 by लैम्डा, सॉरी, यहाँ पे ये रेडबर्ग्स फार्मूला है, 1 by लैम्डा, द लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटॉन। और बार्बर सीरीज है तो n2 तो हो जाएगा कितना, या n1 यहाँ पे हो जाएगा 2, कहीं से भी 2 में गिरेगा, तो लॉन्गेस्ट होगा 3 से 2 और शॉर्टेस्ट होगा इंफिनिटी से 2। तो 1 लैम्डा, लॉन्गेस्ट को मान लीजिए L कह रहे हैं, लॉन्गेस्ट है L, तो RH 1/2² - 1/3² कितना है? 9 - 4 5 by 4 9 36 RH, वही पढ़िए, तो ये आ गया लैम्डा L। 1 लैम्डा S शॉर्टेस्ट आ जाएगा RH 1/2² - 1/0 इंफिनिटी स्क्वायर, इंफिनिटी से गंदी चीज को स्क्वायर करता है क्या? रेसिप्रोकल 0 हो जाएगा, तो दिस इज RH/4, यानी 2। क्या करें? डिवाइड करो, क्या करेंगे? अच्छा, तो आ जाएगा, हमने अगर आप 2/1 कर दी तो आ जाएगा लैम्डा लॉन्गेस्ट बाय शॉर्टेस्ट, RH कट जाएगा, दिस इज 1/4 डिवाइडेड बाय 5/36, 9:5। ओह, 9:5। बी इज द आंसर, इंडीड बी इज द आंसर। देखिए क्या है, स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है, सिंपल सा फार्मूला सब्स्टिट्यूशन है। रिडबर्ग्स फार्मूला याद करें, क्या है? मैं आपको एक बार अगर आप भूल गए तो मैं अच्छे से आपको याद दिला देता हूं क्या है रिडबर्ग का फार्मूला। क्या होता है सर? 3 फार्मूले थे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इधर कंफ्यूज ना होते बच्चे, एनर्जी ई जो है 2 जगह आता है, एक बार इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, एक बार फोटॉन की। जब बच्चे भूल जाते हैं कि कौन सी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, कौन सी फोटॉन की, तब वो ई में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ई बराबर hc by लैम्डा, दिस इज एनर्जी ऑफ फोटॉन, ये उसका फार्मूला, ये अलग है। और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ये होती है E0 z² n², सो E0 z² अपॉन n²। E0 इज एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन फर्स्ट ऑर्बिट, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ शेल, और z है एटॉमिक नंबर, ये बोर्स थ्योरी का फार्मूला है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लाइक एटम्स, ठीक है। तो जब मैं कहता हूं एनर्जी इन कोई n1, दिस इज E0 z² अपॉन n1², एनर्जी इन n2 हो जाएगी E0 z², z2 से भी होगा n2²। तो डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n1 एंड n2 इज, दोनों की एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा E0 z² 1/n1² - 1/n2²। ये फार्मूला मैंने लिखा था, आपने तो चौड़ लिखा था, ये डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 2 ऑर्बिट्स में है, उसकी एनर्जी डिफरेंस का ऊपर से नीचे कूद रहा है, तो एनर्जी डिफरेंस कितना? वो इतना है, एंड दिस इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटॉन एमिटेड इन जंप। जब ऊपर से नीचे कूदेगा तो फोटॉन छोड़ेगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो फोटॉन अब्सॉर्ब करेगा, वहां से फोटॉन मिल जाए तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन खुद ऊपर से नीचे कूद रहा है तो अपना एक फोटॉन छोड़ देगा। एनर्जी ऑफ फोटॉन कितनी होगी? अब फोटॉन बराबर hc by लैम्डा की, तो लैम्डा इज लैम्डा ऑफ फोटॉन, मत भूल जाना। तो देखो आ जाएगा 1 लैम्डा फोटॉन, ये कौन सा फोटॉन एमिट किया गया जब इलेक्ट्रॉन कूदे, दिस इज E0 z² अपॉन hc। hc बोलती मुझे बार-बार hc बर्मा याद आ जाते हैं, जय हो, बहुत शानदार टीचर हैं, बहुत नमस्कार एकदम। ये आ गया, व्हिच इज 1 लैम्डा फोटॉन, आगे कितना? ये RH 1/n1² - 1/n2। उसके बोर्स थ्योरी से रेडबर्ग फार्मूला कैसे निकालते हैं, ये भी आपको सब द्वारा बकाला डिराइव आया, पर सब आगे ताकि कुछ भ्रम न रहे, सब रिवाइज हो जाएगा, समझते हैं? अच्छी बात है। अच्छा, ये RH ये चीज है, हां ये जल्दी चीज RH कहलाती है, जिसकी अप्रॉक्सिमेट वैल्यू 10⁷ पर मीटर ऐसा करती है। वैल्यू राउंड करके अच्छी है, वैसे 1 × 10 1.07 ऐसा कर लेते हैं, लगभग 1 मान लीजिए चल जाता है, बढ़िया फार्मूला, कैलकुलेशन इजी होता है, ठीक है ना? चलो
वक्त आ गया है डी ब्रॉगली का। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। हमने कहा था इलेक्ट्रॉन एक वेव के तौर पर भी ट्रैवल करता है। हाँ जी। और डी ब्रॉगली महाराज ने कहा कि n टाइम्स लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू सर्कमफरेंस ऑफ ऑर्बिट व्हिच इज 2 पाई r। अच्छा, तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लैम्डा कौन सी है? ये लैम्डा डी ब्रॉगली है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है ना, वही है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज 2 पाई r अपॉन n। ओह, दिस इज, और फर्स्ट ऑर्बिट है तो इसमें होगा n बराबर 1 तो जाएगा 2 पाई r, यानी कि इट इज इक्वल टू सर्कमफरेंस ऑफ द ऑर्बिट। इट इज इक्वल टू हाफ ना, 1/4 ना, सर्कमफरेंस, यस, सी इज द आंसर, nd। सेकंड में इट इज इक्वल टू हाफ, थर्ड में इट इज इक्वल टू 1/3, फोर्थ में इज इक्वल टू 1/4, n की वैल्यू होगी 10। थर्ड 1/4 1/3 कैसे आती जाएगी? इन फर्स्ट शेल में सर्कमफरेंस इज सेम एज वेवलेंथ ऑफ, या डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो द फार्मूला है, देखिए आप इसे। अब कथा आ जाती है रिपीट कर हाइजेनबर्ग पर। हाइजेनबर्ग बड़े अनसर्टेन आदमी थे। उन्होंने कहा कि प्रकृति में ऐसी चीजों के पेयर होते हैं, जोड़े होते हैं, जिनमें अगर एक को बनाओ तो दूसरा रूठ जाता है। लोकेशन को बनाओ तो मोमेंटम रूठ जाता है, मोमेंटम को बनाओ तो लोकेशन रूठ जाती है, एनर्जी को बनाओ तो टाइम रूठ जाता है, टाइम को बनाओ तो एनर्जी रूठ जाती है। एक फार्मूला दिया उन्होंने, तो कंडक्ट थोड़ी शॉर्ट था ना। फार्मूला क्या था? उन्होंने कहा था कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ये हमेशा दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू h कट बाय 2। h कट क्या था? h बाय 2 पाई, h बाय 4 पाई, ऐसा है। ये बोल देते डी ब्रॉगली, सॉरी हाइजेनबर्ग महाराज, ठीक है। यही काम करना है। तो बोला इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद स्पीड, बोली है एट एक्यूरेसी ऑफ इतने परसेंट। अच्छा, तो आप इसको निकालना है तो यहां पर ऐसे निकाल सकते हो इस तरीके से। फार्मूला क्या होगा मैं आपको जगह एक्स्ट्रा यहां लिख रहा हूं। डेल्टा p इज डेल्टा ऑफ mv व्हिच इज m टाइम्स डेल्टा v। नाउ आपको पता है कि 0.005% की एक्यूरेसी है और स्पीड की वैल्यू खुद कितनी है? 600 मीटर्स पर सेकंड। तो इसको स्पीड को अगर आप v मान लो तो v है 600, एक्यूरेसी इतनी है, तो डेल्टा v कितना हो जाएगा? अगर 100 मीटर पर सेकंड होती तो चेंज होता 0.005 का, ऐसा बोला परसेंट। अगर आउट ऑफ 100 0.005 का घपला हो सकता है, ठीक। तो अगर 600 है तो घपला कितने होगा? 600 into 0.005 अपॉन 100 which is 0.03 मीटर्स पर सेकंड। 0.005 into 6 0.030 0.03 मीटर्स पर सेकंड। ये क्या हो गया भाई? ये हो गया क्या बोलते हैं, तो एक्यूरेसी जो भी, ठीक। तो m डेल्टा v हो गया 0.0, तो ये हो गया 9.1 into 10⁻31 kg मल्टीप्लाइड 0.03 मीटर्स पर सेकंड। ये चेंज इन या अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो डेल्टा x into डेल्टा p इज ग्रेटर इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। लिमिट इस पे इक्वल कर लो, तो डेल्टा x इज h अपॉन 4 पाई डेल्टा p। h इज 6.636 into 10⁻34 जूल सेकंड डिवाइडेड बाय 4 into पाई है जैसी है 3.14, और डेल्टा p कितना है? 9.1 into 10⁻31 रक्षा कर 0.03, सारे सारे यूनिट्स हैं, आ जाएगा। कितना आएगा ये? अब देखो बेटा, बहुत गंदी कैलकुलेशन तुम्हारी करनी भी नहीं है। 10⁻34 और 31 इसको काटो सबसे पहले। 6.63 अपॉन 4 into 3.14 into 9.1 into 0.03। into 10⁻3, और या इसको भी काटूं तो ये आ जाएगा 30 और ये गायब हो जाएगा। कुल मिला के इतनी माया है। ये इतने मीटर्स है, अनसर्टेनिटी लोकेशन। अब ऑप्शन देखते हैं पहले, मीटर में वही है। अच्छा, 10⁻3 रहने देते, 0.03 है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा? मल्टीप्लाई कर बेटे, और क्या होगा देख क्या है। वैल्यूज में डिफरेंस देख लेते हैं, आसपास से तो कैलकुलेशन अच्छी करनी पड़ेगी। हाँ, 8 + 4 8 + 3, ठीक है। 5.1 1.9 3.8 बहुत दूर नहीं है, पास पास की कैलकुलेशन तो थोड़ी इज्जत से करनी पड़ेगी, करते हैं इज्जत से करते हैं। 3.14, ठीक है। ये 0.56 हो जाए 12.5, ये 12.5 के आसपास हो गया, मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, और 12.5 और ये 2 डेसिमल इसको हटा दूं तो ये 0.1256 आ गया। मतलब 0.1225 होता है 8, तो जाएगा 6.63 into 8 into 10⁻3 डिवाइडेड बाय 9.1 into 3। 9 3 27 से 27.3। गंदगी का सफर है, कैसा सफर? और देखें, और काटो कूटो कितना हो जाएगा ये? अगर ढंग से डिवाइड करेंगे, 6 into 4 होता है 24, 6.6 into 4 होगा 24 + 2.4 which is 26.4। ये लगभग 4 गुना है, लगभग 4 गुना, 2 से ज्यादा है। तो ये कितना होगा? 2 टाइम्स, 2 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो स्लाइटली लेस देन 2 into 10⁻3 ये आ जाएगा। ये तो दिख गया, स्लाइटली लेस देन 2 into 10⁻3।
ओ माय गॉड, 2 into 10 से थोड़ा सा कम, कितना है 1.92। जय हो, ये है आंसर। पापा डिवाइड बहुत सारे, अच्छा क्वेश्चन था। एक बार खून क्यों लगा, बढ़िया। फॉर्मूला फॉर्मूला ये आपने ये क्या कर दिया, फॉर्मूला कौन सा लगाया, मैंने कॉमन सेंस से कर दिया। अच्छा तो फॉर्मूला रूल बता सकता हूं कैसे, अगर आपको ऐसे एक्यूरेसी दी हो तो कि एक्यूरेसी ऑफ 0.00 तो 5% परसेंट में दियो ना कि वैल्यू में, तो क्या किया हमने 0.005% का डिवाइड बाय 100 इनटू वेलोसिटी कर दी, कितनी थी ये थी 600। तो एक्यूरेसी इन फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इज डेल्टा वी, हमने इसको यूज किया है एक्चुअली, और यहां से हमने डेल्टा वी निकाला। ठीक, और फ्रैक्शन क्या होता है, अगर आप भूल रहे हैं, कंफ्यूज हैं, तो फ्रैक्शन होता है डिवाइडेड बाय 100, इस चीज को फ्रैक्शन बोलते हैं। तो परसेंटेज को 100 से डिवाइड करो, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करो, तो इनटू डेल्टा वी ऐसे आ जाएगा। डन, ठीक, बहुत हो गया ये सब। अब आओ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पर आ जाते हैं, अब एसपीडीएफ मॉडल पर बिल्कुल आ जाते हैं। देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज, ये कैसे, आपको याद है वो गाउस प्रिंसिपल, अब 3 चलते थे, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d और 4f 5s 5p 5d और 5f 6s 6p 6d और 6f। अब तक बड़े प्यारे चलाते हैं ऐसे। क्या ये हमने कहा था, ये ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी है बाबू, ऐसा। अच्छा, तो 5p के बाद है 6s, हाँ जी, और फिर 6s से ज्यादा है 4f, जी हाँ 6s से ज्यादा है 4f, तो गलत हो गया। ये बात 5p के बाद 6s के बाद 4f के बाद 5d, ये तो सही बात है, कर दो, सिंगल ही करेक्ट था। आ गया b, कचड़े हैं सीओडी, आपकी तमन्ना हो तो देखते रहे, उसको हमें कोई तमन्ना नहीं है। डन डन, दिस वाज क्विक, इट इज क्विक। मैच द फॉलोइंग, ओ तेरी मैचिंग आ गया, जहां इतना बड़ा लग रहा है आसान है। एक काम करें, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। और ये 1a 2b 3c 4d ऐसे। ऑप्शन मैच कराने हैं, तो इसमें क्या है ना, जिसमें जैसे ये ए बी सी ऐसे सब अलग अलग है ना, यहाँ पे तो क्या माने जाओ, क्वेश्चन कर देते हैं, आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम ऑर्बिटल डिफर इन स्पिन, एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो पक्का ऑपोजिट स्पिन में होंगे, ये तो सच है, ट्रू, बिल्कुल सत्य। और ये कैसे आता है, ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से आता है। क्यों, क्योंकि no two electrons in the same atom can have same set of all 4 quantum numbers। चारों क्वांटम नंबर किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के सेम नहीं हो सकते। अब अगर एक ही ऑर्बिटल में है तो इसका मतलब है, आप देखें n सेम है, l सेम है, n सेम है मतलब ऑर्बिट सेम है, l तो एसपीडीएफ सेम है, ऑर्बिटल भी वही है, तो इसका मतलब है m तक सेम हो चुका है, एक ही डब्बे के अंदर है, तो n l m सेम हो गए, तो डिफरेंस स्पिन में जरूर आएगा। ये बोलता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो 1 के साथ मैच करेगा c, 1 के साथ मैच करेगा c। ऑप्शन में देखें, 1 के साथ मैच करेगा a नहीं, b नहीं, तो a भी आउट हो गए, c मैच करेगा। ओहो सही है, सेकंड सॉल्व करके देखते हैं क्या है। दो ऑप्शन तो निकल गए, तो थोड़ा थोड़ी की जरूरत है, दो बाकी है। द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स 2s 2p 3s 3p 4s, ओहो 2s के बाद आती है 2p, फिर उसके बाद 3s 3p, फिर 4s, फिर 3d, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। अभी लास्ट पेज, बोस प्रिंसिपल लिखा था उसमें आ गया, तो 2s से 2p से 3s से 3p से 4s बिल्कुल सच है। ठीक, एनर्जी का ऑर्डर कहां से आता है, और बोस प्रिंसिपल से। अच्छा सही है, तो 2 की मैचिंग है d, 2 की मैचिंग है b, और लो कर लो बात, 2 की मैचिंग b आ रही है, 1 की c, c इज द करेक्ट आंसर, c इज द करेक्ट आंसर। अरे थर्ड फोर्थ तो पढ़े नहीं आपने, नहीं पढ़े, जरूरत नहीं, क्वेश्चन हो गया, फिर भी हम रिवीजन कर रहे हैं, आपको कांसेप्ट समझा रहे हैं, थर्ड फोर्थ पढ़ लेता हूं एक बार। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ n इज 1s2 2s2 2p3, ठीक है, 1s2 2s2 2p3, तो ठीक लग रहा है, सही है। ये आया कहां से, वेल, और बोले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कॉपर, हाँ ये ज्यादा मजेदार है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कॉपर इज 4s1 3d10, इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल वाला कांसेप्ट लगेगा, तो फोर्थ के साथ तो बी लग रहा है। अच्छा, फोर्थ के साथ बी लग रहा है, तो क्या थर्ड के साथ ए बच गया, थर्ड क्या है, नाइट्रोजन है 1s2 2s2,
ज्योमेट्री में हाफ फील्ड पी सब शेल है और इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी भी है, हाफ फील्ड पी सब शेल, यहाँ बिल्कुल सही बात। लो कर लो बात। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सुंदर प्रश्न, चार कॉन्सेप्ट्स लिए हुए अपने में, सब पढ़ा लिया किसमें, इस प्रश्न। अच्छा है, सही है। अगला देखते हैं। द वैल्यू ऑफ m which is not possible for double dumbbell shaped orbital is what? ये डबल डंबल क्या है? डंबल करते हैं ना, पहलवानी करते हैं जो, है ना। डबल डंबल होगी डी सबशेल, और डी सबशेल के लिए एल की वैल्यू होती है 2, एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 2, और एम की वैल्यू कितनी होगी? -2 -1 0 +1 +2। ये 5 वैल्यूज होती है, इसलिए 5 डी सबशेल होती है। फॉर्मूला क्या है? m कैन हैव वैल्यूज -l से लेकर 0 से लेकर +l तक सारे इंटीजर हो सकते हैं, m की वैल्यू में ये नहीं है। तो कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती? 3 नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल कुछ है। 0 पॉसिबल है, हां, -2 पॉसिबल है, -1 पॉसिबल है, हां भाई, हां, +3 +3 -3 +2 -4, ये नहीं हो सकती, ये गलत बात कर दी आपने, सी इसका आंसर। ठीक है, एक और क्वांटम नंबर तो कनाट होते हैं क्वेश्चन। देखिए, द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। अच्छा, किसके लिए? फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम इज, ओहो, रुबिडियम की बात चल रही है। रुबिडियम z बराबर 37 5th पीरियड का है, तो 4th पीरियड की नोबल गैस और 5s1, ये कॉन्फ़िगरेशन है किसकी? रुबिडियम की, s1। क्रिप्टन के बाद 5s1। हां जी, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा 5th। ये कैसे पता? रुबिडियम 5th पीरियड का एलिमेंट है, मुझे पीरियड टेबल याद है, इसलिए मैंने बस बोल दिया। तो n बराबर तो 5 हो गया, और l बराबर क्या हो गया? s ऑर्बिटल है, तो l बराबर हो गया 0, और m की वैल्यू क्या है? -0 से 0 से +0 मतलब 0, m की वैल्यू 0 हो सकती है, बहुत कुछ नहीं हो सकती। और स्पिन कैसी है? कुछ भी कर ले, +हाफ -हाफ। तो 500 500 500, ये बेटा ठीक है। प्लस हाफ जो भाई माइनस कुछ भी कर ले यार, कोई भी रख माइनस हाफ भी चल जाता, कोई मना नहीं करता। और मेन तो जैसे आपने बोला 5s ऑर्बिटल, 5s बोलते ही नक्की हो गया, तय हो गया कि भाई n तो 5 है और s ऑर्बिटल है, तो l की वैल्यू 0 है, और s ऑर्बिटल में n की वैल्यू हमेशा 0 होती है, कुछ भी नहीं सकती, टाइम 0। सीधी बात मेरे पास। शानदार। द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, ओके, फॉर्मूला क्या था इसका? मैं याद लाता हूं। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, n - l - 1 l, और टोटल नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोडल सरफेसेस, ये कितनी हो जाएंगी? n - l - 1 प्लस l, यानी n - 1 ऐसे हो जाएगी। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 3 1 और 2 याद है तो तड़प में आप आ जाता है, बड़ी बात नहीं, जोड़ लीजिए। तो रेडियल नोड्स 3s, 3s का मतलब कितना है? 3s के लिए n की वैल्यू है 3 और l की वैल्यू है 0, इसके लिए भी n की वैल्यू है 2 और l की वैल्यू है 1, और एक मान है। तो 3s में कितना होगा? 3 - 0 - 1 यानी कि 2, तो 3s में 2 रेडियल नोड्स हैं इसमें, 3s में। और 2p में कितना होगा? 2 - 1 - 1 यानी 0, 2p में 0, तो 2, 0, 3s में 2 रेडियल नोड्स होंगे, 2p में कोई रेडियल नोड नहीं होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला से आता है। देखिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या है बताया था, लिख के बताया था। एक और है बिल्कुल। Which of the following atomic orbitals with one angular node shows 3 maxima in its radial probability distribution curve? क्या है? One angular node, one angular node, number of angular nodes बराबर है l, l बराबर 1, यानी कि p ऑर्बिटल है। तो बाबू ये p ऑर्बिटल है, और p ऑर्बिटल में 3 मैक्सिमा। अच्छा, ग्राफ याद है आपको? ये 2p का ग्राफ। अच्छा, ये 2, 3p कैसा होगा? अच्छा, और 4p कैसा होगा? नंबर ऑफ पीक्स, आप देखिए, नंबर ऑफ पीक्स